Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the three main variable factors, that is the pressure, volume, and temperature. So let's discuss all of these variable factors one by one. First of all, we will discuss about the term volume. What do you mean by the term volume? Means the space occupied by an object is called its volume. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज कितना स्पेस ऑक्युपाई करती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव समथिंग वॉल्यूम. All objects have something volume. Here in that particular diagram, the beaker has something volume, the burner has something volume, that stand has something volume. Means every object will always occupy something space, and that called its volume. That called its volume. What are the units of the volume? Volume may have the different type of units. Generally, the units used are centimeter cube or the meter cube, and in 1 ml, that 1 ml is equal to, बोले आप, how many centimeter cube? 1 ml is equal to 1 centimeter cube. तो जो अभी हमने आपको कहा कि 1 ml is equal to 1 centimeter cube, ये हमने किस बेसिस के ऊपर कहा? बेटा आपने देखा है आपकी लेबोरेटरी के अंदर कि यू हैव a burette. On the burette, these burette are generally been used from the 0 ml to the 50 ml. आपने देखा होगा ना बेटा, उसके ऊपर लिखा होता है दैट इज द 50 ml, और ऊपर आपकी देखो ऐसे मार्किंग होती है 0.0 ml. देखो इस टाइप से. तो मीन्स ये जो ब्यूरेट होती है, इसका देखो ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. फिर जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन के दौरान जब लिक्विड आपका बाहर आता है, जब आप इसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर कोई एक सॉल्यूशन लेके जब आप टाइट्रेशन करते हैं, मींस समथिंग सॉल्यूशन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क, और फिर आप ऊपर से जो आपका सॉल्यूशन है इस ब्यूरेट के अंदर जब आप वो डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी रीडिंग यहाँ पे आ गई 5.0 ml. आपने इतना यूज कर लिया, आपका लिक्विड यहाँ तक बच गया. तो मीन्स ये क्या है? हम ml क्यों लिखा? ml इसलिए लिखा कि ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है प्लस समथिंग दैट इज द हाइट. देखो ये आपकी हाइट हो गई. नाउ दैट वोल, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो देखो साथ के साथ चलता है ऊपर से नीचे, प्लस समथिंग हाइट इज यूज्ड. मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, means area into height, that is called as the volume. And what is the unit of volume? That is the ml. और जो आपने लेंथ इनटू ब्रेड्थ कहा, इसमें देखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू द सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप उसको सेंटीमीटर में लेंगे, प्लस जो हाइट है वो भी आपने समथिंग आप सेंटीमीटर में ही लेंगे. तो ओवरऑल आपका क्या यूनिट बन गई? सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, दैट इज द सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब. अगर आप मीटर में लेंगे तो मीटर क्यूब, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओवरऑल कितना ml ये यूज हुआ? 0 से लेके 5 तक, तो 5 ml आपका सॉल्यूशन यूज हो गया ड्यूरिंग द टाइट्रेशन. तो मीन्स आपकी जो 1 ml है दैट इज इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे. फर्दर 1 लीटर में कितने ml होते हैं? हाउ मेनी mls इन 1 लीटर? इन 1 लीटर देयर आर 1000 ml, or you can say 1000 centimeter cube, or you can say 1000 cc. cc means centimeter cube. पहले वाले c से बेटा क्या बना यहाँ पे? सेंटीमीटर. नेक्स्ट से क्या बना? क्यूब. दैट इज द 1000 cc means 1000 centimeter cube. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द प्रेशर. नेक्स्ट टर्म हम कौन सी यूज करेंगे बेटा? प्रेशर. इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेशर? प्रेशर वर्ड आप हर जगह यूज करते हैं. आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग के ऊपर कुछ प्रेशर है, कुछ सीखने का प्रेशर है कि ये चीज अभी मुझे और याद करनी है. प्रेशर है आपके दिमाग पे. आपके जो लिक्विड है आपके कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के ऊपर वेपर्स बन रहे हैं. उस वेपर का जितने भी वेपर्स बने उनके लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या है? वो प्रेशर है. तो ये जो प्रेशर है ये क्या है? दैट इज अ फोर्स. आपके माइंड के अंदर कुछ फोर्स एक्ट करता है. जो डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करते हैं. लेकिन फोर्स कितने जगह के ऊपर? तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज द प्रेशर. उसे आप प्रेशर कहते हैं. जैसे इस डायग्राम में आप देखें, मान लीजिए ये कंटेनर है आपका,
और इस कंटेनर का जो ये मान लीजिए ये जो एरिया है, यहाँ पे एरिया देखो, ये अभी हमने बताया था ना, ये क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, दैट इज द एरिया। मान लीजिए इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और मान लीजिए जो फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, देखो वेपर्स की वजह से जो फोर्स एक्ट किया, देखो जो फोर्स एक्ट किया, मान लीजिए वो 10 डाइन्स का है। फोर्स बेटा कितना है? 10 डाइन्स का, क्योंकि हम सीजीएस यूनिट हमने यहाँ पे यूज की है। सीजीएस जो मैंने अभी वर्ड बोल दिया आपके सामने, सीजीएस का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, दैट इज द सीजीएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट के अंदर जब आपने यहाँ पे लिखा, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा? डायन। अगर आपकी सीजीएस ना होके कौन सी यूनिट होती? एमकेएस यूनिट होती, ऐसा यूनिट आप यूज कर लेते, तो वहां पे सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाता, ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाता, तो उसे आप कहते एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, और लास्ट में तो बेटा सेकंड है ही। तो फिलहाल हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे थे कि फोर्स एक्ट किया 10 डायन, और एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मींस प्रेशर का फार्मूला क्या होगा? प्रेशर का फार्मूला क्या होगा? प्रेशर का फार्मूला होगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना था यहाँ पे? 10 डायन। एरिया कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा आपका? 2 5 जा 10, that is the 5 dynes per centimeter square, that is the pressure, that is the pressure. Means what is the pressure? The force acting per unit area of the surface is called as the pressure, उसी को आप प्रेशर कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखो दूसरा डायग्राम देखेंगे कि किस टाइप से प्रेशर को मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नेक्स्ट डायग्राम देखे बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये कॉलम है, इसके अंदर आपने देखो लिक्विड मरकरी को फिलअप कर रखा है। ये एंड देखो, यहां से ये आपका ओपन एंड है, यहाँ पे देखो दैट इज द ओपन एंड। क्लियर हो गया? उसके बाद जो ओपन एंड है, यहां से बाहर से एग्जर्ट क्या हो रहा है? दैट इज द एटमोस्फियरिक प्रेशर। उसके बाद अब जो प्रेशर लगा ऊपर से, उसी के बेसिस के ऊपर इस कॉलम के अंदर देखो, कॉलम के जो दो एंड है, फर्स्ट एंड और सेकंड एंड के बीच ये डिफरेंस आ गया। दैट डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द गैस विच इज प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। देखो जो यहाँ पे गैस है, इस गैस का प्रेशर तो देखो इधर से लग रहा है बेटा, देखो यहां से इनसाइड द ट्यूब, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। ओपन एंड से दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। किधर प्रेशर ज्यादा है, उसी के बेसिस के ऊपर हाइट का डिफरेंस आ गया। हाइट का डिफरेंस ही हमें किस चीज की नॉलेज देता है? प्रेशर के बारे में, प्रेशर के डिफरेंस के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा, जो एटमोस्फेरिक जो प्रेशर वर्ड मैंने अभी यूज किया, तो 1 एटमोस्फियर किसके इक्वल होगा? तो 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये हाइट का डिफरेंस बेटा, देखो जो हमने हाइट लिखी यहाँ पे, देखो दैट इज द हाइट। अगर यहाँ पे जो हाइट है, अगर यहाँ पे ये 760 mm, अगर ये हाइट बन जाए यहाँ पे, दैट इज द हाइट, दैट इज द 160 mm, तो उस वक्त बाहर का जो प्रेशर है, जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द 180 m। Means if the external pressure, that is the atmospheric pressure, is 1 atmosphere, then the difference of height in these two columns will be the 760 millimeter, 760 mm. Clear हो गया बेटा? So that is the meaning of 1 atmosphere is equal to 760 mm of Hg. और 1 atmosphere in terms of the Pascal किसके इक्वल होगा? 1 atmosphere is equal to 1.01325 multiplied by 10 raised to the power 5 Pascal. सिमिलरली 1 एटमोस्फियर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा? सिमिलरली सेम 1.01325 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमोस्फियर में बार कितने होते हैं बेटा? 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 1.01325 बार,
व्हाट इट मीन्स कि जो एक बार होता है उसके अंदर कितने पास्कल हो गए, 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल हो गए, या आप क्या कह सकते हैं 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाती बेटा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द बैरोमीटर। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द बैरोमीटर, इसको आप यूज कहां पे करते हैं? जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में आप देखें, हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया यहाँ पे लिख रखा बेटा एयर प्रेशर, दिख गया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के जो काम आता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द, बोलो कौन? आप नीचे देखो, इसमें डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, देखो इस एरिया में आप बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे अभी डिफ्लेक्शन भी आएगी यहाँ पे। तो वो इंस्ट्रूमेंट देखो आई ना, डिफ्लेक्शन आपको दिख रही है। तो मींस द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द बैरोमीटर। So the instrument which is used to measure the atmospheric pressure is called as the barometer, उसे आप बैरोमीटर कहते हैं। आपके जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर होता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन द डिफरेंट एरियाज, फॉर एग्जांपल हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे आपका एयर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, किसी दूसरे एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो मीन्स उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही आपकी जो एयर होती है उसकी मूवमेंट होती है। मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू देयर लोअर अमाउंट। जहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, दूसरी जगह जहां पे एयर का प्रेशर कम है, लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर की मूवमेंट होगी टू बैलेंस, टू काउंटर एक्ट इट, ताकि दोनों जगह पे प्रेशर क्या हो जाए बेटा, मेंटेन हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, की कहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और कहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखें, कभी हमने लिखा लो प्रेशर, कभी हमने लिखा देखो हाई प्रेशर। तो मीन्स प्रेशर का डिफरेंस जो इन्वायरमेंट के अंदर है उसी को मेजर करता है ये इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है बैरोमीटर। अब आप बड़े ध्यान से बेटा इस दूसरे डायग्राम को देखेंगे, लेफ्ट राइट, दीज आर दी टू डिफरेंट एरियाज ऑन आवर अर्थ सरफेस। ऑन वन ऑफ दी सरफेस देयर अकर्स द मोर हीटिंग। देखो सन की वजह से, जहां पे सनशाइन ज्यादा है, मोर हीटिंग हो गई। तो मोर हीटिंग की वजह से हुआ क्या, देखो ये हमने शो किया, देखो इस एरिया में देखना बेटा, यहाँ पे आप इस एरिया में मोर हीटिंग की वजह से जो एयर थी हॉट एयर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मोर हीटिंग, एयर बिकम हॉट। हॉट की वजह से वो एयर देखो अपवर्ड डायरेक्शन में देखो चली गई, जिसकी वजह से जो ये एरिया है, देखो हमने यहाँ पे एल लिख रखा है, एल का मतलब क्या बेटा, लो प्रेशर रीजन। यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन हो गया, क्योंकि जो एयर थी यहाँ पे लोअर एरिया के अंदर, एयर तो यहाँ पे रही नहीं, क्योंकि वो एक्सपेल आउट हो गई, वो अपर एरिया में चली गई हीटिंग की वजह से। सो ड्यू टू द हीटिंग, due to the more heating of the earth in that particular area, the hot air becomes lighter one, जो hot air के particles होते हैं वो lighter होते हैं, they go into the upper atmosphere, so the concentration of the air in the lower atmosphere becomes less। तो जो एयर की कंसंट्रेशन है, देखो यहाँ पे लोअर एरिया में, देखो इस एरिया में यहाँ पे ये कम हो गई, तो मीन्स प्रेशर भी कम हो गया। एयर लेस प्रेशर, मोर एयर मोर प्रेशर। यहाँ पे एयर कम क्यों रह गई, मोर हीटिंग की वजह से, क्योंकि जो आपकी एयर थी वो हॉट हो गई, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, सो इट गोज इनटू द अपर एटमोस्फियर, वो अपर एटमोस्फियर में हॉट एयर चली गई उसकी लो डेंसिटी की वजह से, तो लोअर एरिया के अंदर एयर की कंसेंट्रेशन आपकी कम हो गई। ऐसे ही जो दूसरा एरिया था अर्थ सरफेस के ऊपर, देखो जो दूसरा एरिया है जहां पे हीटिंग कम है, सनशाइन कम है, तो वहां पे देखो हमने देखो यहाँ पे एच लिखा है, तो वहां पे क्योंकि एयर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अर्थ की हीटिंग कम हो रही है, तो इसलिए अर्थ के सरफेस के पास क्या रहेगा, वहां पे एयर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, सो दैट इज द हाई प्रेशर रीजन। तो मीन्स आपके डिफरेंस ऑफ प्रेशर हो जाता है आपके वन एरिया और सेकंड एरिया के अंदर। तो इसी डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से एयर की मूवमेंट होती है, एयर की क्या होती है, मूवमेंट। लेकिन जो डिफरेंट प्रेशर क्रिएट हुए उस प्रेशर को मेजर करेगा कौन, सो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट जिसका अभी हमने जिक्र किया, आपको बताया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द बैरोमीटर। सो व्हाट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक pressure, because the different region have different heating due to the sun की वजह से different heating होगी in the different area, so there will be the difference of pressure। आपके वहां पे जो प्रेशर का डिफरेंस तो होगा ही, और उस प्रेशर
किस एरिया में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के जो काम आएगा, दैट इंस्ट्रूमेंट इज द बैरोमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा मैनोमीटर। तो मैनोमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? देखो जितने भी आपके पास घर में व्हीकल्स हैं उसके अंदर जब आप एयर, जैसे टायर है, गाड़ी का टायर है, उसके अंदर जब आप एयर डलवाते हैं तो समथिंग प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ योर व्हीकल in the your scooty, in your car, in the truck, because the tire size is different, so different pressure is required। जब आप गाड़ी में जाते हैं वो पूछते हैं ना आपसे कि आपकी गाड़ी में के टायर में कितना प्रेशर, हम कहते हैं 35 प्रेशर कर दीजिए। आप स्कूटी में जाते हैं तो आप कहते हैं अब जो फॉरवर्ड टायर है, जो आपका फ्रंट टायर है उसमें 25, रियर टायर के अंदर आप 35 कर दीजिए। सो जो प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, सो द इंस्ट्रूमेंट विच बीन जनरली यूज्ड बाय दीज पर्संस दैट इज कॉल्ड एज द मैनोमीटर। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो गाड़ी के टायर में एयर फिलअप की जा रही है और साथ के साथ जो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर के बारे में बताएगा कि प्रेशर 10 है, 20 है, 30 है, कितना। देखो ये नीडल, देखो ये जो नीडल है यहाँ पे, इसे डिफ्लेक्शन से प्रेशर का पता चलता है गाड़ी के टायर में कितना प्रेशर है। सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द गैस प्रेशर इज कॉल्ड एज द मैनोमीटर। उसे आप क्या कहते हैं? दैट इज द मैनोमीटर। नेक्स्ट प्रेशर का एक फार्मूला है, सिंपली जो सिंपल फार्मूला था डेफिनेशन ऑफ प्रेशर के बेसिस के ऊपर, वो तो हमने देख लिया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब उसको फर्दर हम डिफरेंट वे में और एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट फार्मूला दैट इज द P इज इक्वल टू एच डी जी होगा हमारा फार्मूला, स्मॉल h स्मॉल d स्मॉल g। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, सो दैट नाउ विल express that particular formula, we will derive that particular formula। now the heading is expression for the calculation of the pressure। देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी आपको बताया था हमने, देखो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या फिलअप किया बेटा? मरकरी। हमने बेटा देखो सबसे पहले क्या किया, देखो आपको बता दे, हमने देखो एक ऐसी ये जो लंबी ट्यूब है ना बेटा, यू शेप, देखो ये ट्यूब ली हमने और इसके अंदर हमने सबसे पहले बेटा फिलअप कर दिया मरकरी। ध्यान दे, उसके बाद क्या था बेटा, ये जो कंटेनर आपको देखो साइड में जो दिख रहा है, देखो ये हमने जो ले रखा था यहाँ पे, इसके अंदर हमने बेटा क्या फिलअप कर दिया? मरकरी। उसके बाद ये जो ट्यूब थी हमारी जिसके अंदर हमने मरकरी देखो ये डाल दिया था, इस ट्यूब को लिया और इसके ऊपर हमने इन्वर्टेड करके रख दिया। देखो ऐसे ऐसे बेटा इन्वर्टेड करके आपने इस ट्यूब को इसमें ऐसे रख दिया। तो इन्वर्टेड करके रखेंगे तो ये जो मरकरी है बिल्कुल ऊपर तक तो फिलअप होगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ एयर बच जाए, कुछ जगह बच जाएगा, वैकेंट एरिया। देखो इस पूरे के अंदर तो बेटा देखो मरकरी आ गया, देखो मरकरी, ये जो एरिया है जहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे एयर है। और जो ये इधर का जो स्पेस है देखो ये खाली, यहाँ पे तो बोलो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे जो जगह बच गई, देखो ये जो जगह बच गई, ये जगह जगह नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, कोई एयर नहीं है क्योंकि उल्टा करके हमने रखा। तो दैट इज द वैक्यूम हियर, देयर इज नो एयर, क्योंकि हमने इन्वर्ट करके एकदम रखा है। तो दैट एरिया इज कॉल्ड एज, देखो इस डायग्राम में देखिए हमने वैक्यूम इसलिए लिखा बिकॉज देयर इज नो एयर, वहां पे एयर ही नहीं है। तो प्रेशर बेटा कहाँ पे ज्यादा हुआ? प्रेशर तो बाहर एटमोस्फेयर का ही है, क्योंकि जो ये ऊपर खाली जगह बच गई वहां पे तो कोई एयर ही नहीं है, नो एयर। तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर यहां से हम रियलिटी में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अंदर का तो कोई प्रेशर ही नहीं है, तो जो भी प्रेशर है वो कहां पे है? एटमोस्फियर का है। तो एटमोस्फेरिक का प्रेशर कितना है, वो जो दो हमारे कॉलम होंगे, हम यहाँ पे हाइट को मेजर कर लेंगे। कहां पे? देखो दैट इज द हाइट। तो बेटा जो ये हाइट का डिफरेंस होगा, देखो ये मरकरी से लेके, देखो सिमिलरली यहाँ पे हमने मेजर किया, देखो यहां से लेके, तो ये जो हाइट का डिफरेंस है देखो यहां से यहां तक, ये कितना है वो हम मेजर करेंगे। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटमोस्फियर, देखो एक्सटर्नल जो प्रेशर है बेटा कितना है ये, इफ दैट इज द 1 एटमोस्फियर, तो हाइट का डिफरेंस जो पाया गया, जो मिला, दैट इज द 760 mm। 760 mm होगा बेटा ये। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? 760 mm। ऑफ एच जी क्यों लिख देते हैं? क्योंकि कॉलम हमने किस चीज का लिया? मरकरी का। हम आगे जाके आपको ये भी बताएंगे कि इस कंटेनर के अंदर हमने मरकरी ही क्यों लिया, वाई वी हैव टेकन द मरकरी, नॉट द वाटर और द एनी अदर लिक्विड। वैसे बेसिकली हम आपको बता दें वो इसलिए लिया गया क्योंकि जो मरकरी है इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दैट इज द 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो बिकॉज द मरकरी हैज वेरी हायर डेंसिटी, तो जिसकी वजह से
जो एक कॉलम की जो हाइट है बेटा यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg ही बनी। अगर हम यहाँ पे वाटर ले लेते क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो ये जो छोटी सी ट्यूब हमने ले ली 760 mm तक, तो बताओ डिफरेंस कितना, 13.6 टाइम ज्यादा डेंसिटी थी, इसलिए ज्यादा भारी है मरकरी, तो इसलिए कम राइज किया। अगर हम इसकी जगह वाटर ले लेते तो 13.6 टाइम ज्यादा हाइट तक इसके अंदर बोलो चली जाती, तो ट्यूब हमें कितनी लंबी लेनी पड़ती, बहुत ज्यादा लंबी। क्योंकि 760 mm ऑफ Hg को अगर हम यहाँ पे 13.6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मरकरी से 13.6 टाइम कम होती है, तो अगर हम इसमें नीचे मरकरी की जगह वाटर लेते तो हाइट कितनी ऊपर तक जाती, तो 760 मल्टीप्लाइड बाय 13.6, वो देख लो आपकी कितनी ज्यादा हो जाएगी। और इतनी लंबी ट्यूब हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? सो ड्यू टू ऑल दीज हमें प्रिकॉशन क्या रखनी पड़ी कि हमें एक ऐसा लिक्विड यहाँ पे लेना पड़ा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, एंड दैट इज द मरकरी हेयर, इसलिए हम मरकरी को यहाँ पे लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट आप वही सेम डायग्राम जो अभी हमने आपको पीछे बता दिया था, देखो यहाँ पे शो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है ना, कि जितना ज्यादा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी के बेसिस के ऊपर ये हाइट का डिफरेंस बनना होता है, जैसे कि यहाँ पे बना। और जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गैस, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है जब प्रेशर को कैलकुलेट करें, वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं हमने पहले ही बता दिया था कि इस ट्यूब के अंदर पहले हमने मरकरी फिलअप किया, उसको इन्वर्ट करके हमने इसके अंदर रख दिया, इन्वर्ट किया तो ऊपर जो स्पेस बच गया वहां पे कोई एयर थी ही नहीं, तो मीन्स वहां पे क्या क्रिएट हो गया बेटा, वैक्यूम। अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया कि सपोज दैट ए ट्यूब फिल्ड विद मरकरी इज इन्वर्टेड इन ए डिश ऑफ मरकरी, कि जो ये डिश है, डिश का मतलब जो ये आपके पास नीचे प्लेट कह लें, कंटेनर कह लें, तो इसके अंदर पहले से मरकरी है, दैट इज कॉल्ड एज द डिश ऑफ मरकरी। और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने एक पहले देखो एक ट्यूब ली थी ना, जिसमें हमने बताया था ट्यूब फिल्ड विद मरकरी इज इन्वर्टेड, और हमने उस ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके इस डिश के अंदर रख दिया, जिसके अंदर पहले से ही बेटा क्या है, मरकरी है। तो दैट इज द फर्स्ट टास्क जो हमने करना पड़ता है कैलकुलेशन के दौरान, जो ये एक्सपेरिमेंटेशन हमें करनी पड़ती है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो सपोज दैट हमने सबसे पहले ये सपोज कर लिया कि हमने एक ट्यूब ली, ए ट्यूब फिल्ड विद मरकरी इज टेकन एंड फाइनली इट इज इन्वर्टेड इन ए डिश ऑफ मरकरी, देन व्हाट विल हैपन? तो उसके बाद हमने क्या देखा, क्या हमें ऑब्जर्व किया गया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम अबव द लेवल ऑफ मरकरी इन द डिश, जो डिश के अंदर जो मरकरी है, इससे ऊपर उस ट्यूब के अंदर कुछ मरकरी उस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ चला गया, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ हाइट। सो द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम अबव द लेवल ऑफ द मरकरी इन द डिश, डिश के अंदर जो मरकरी है उससे कितनी हाइट के ऊपर इस ट्यूब के अंदर मरकरी चला गया, दैट इज द एच, उसको हमने एच मान लिया बेटा यहाँ पे। और वो एच अगर एक्सटर्नल प्रेशर मैंने बताया अगर वो 1 एटमोस्फियर होता, तो वो हाइट बेटा कितनी हो जाएगी, दैट इज द 760 mm। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट ट्यूब इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन जो ये ट्यूब है बेटा, देखो ये जो ट्यूब है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज द ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ए सेंटीमीटर बेटा स्क्वायर है यहाँ पे। क्लियर हो गया? दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द मरकरी कॉलम कितना हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये हो गया, और जो ये हाइट है जहां तक ये राइज कर गया मरकरीज के अंदर, बेटा वो हाइट हमने कितनी मान ली, दैट इज द एच। बेटा वो हाइट हमने कितनी मानी है, दैट इज द एच। अगर वो प्रेशर आपका 1 एटमोस्फियर होता तो 760 आ जाती, तो इसलिए हमने 760 लिख रखा। इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 180 m, तब सिर्फ 760 होगी। अदरवाइज इफ द atmospheric pressure is something different from that of the 1 atmosphere, then the height will be different, और उस हाइट को हमने h मान लिया। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, देखो यहां से लेके यहां तक, देखो ये जो इतनी जगह है, देखो ये जो मैंने बताया, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला तो बेटा आप जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। एरिया को तो हमने ए मान लिया, और जो 760 जिसे हम कह रहे थे उस हाइट को हमने एच मान लिया। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मर्करी कॉलम? वॉल्यूम ऑफ द मर्करी कॉलम इज एरिया इनटू हाइट। नेक्स्ट, एरिया इनटू हाइट, जो हमने लिखा एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया, हाइट को स्मॉल एच से, तो यूनिट क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हाइट को आप सेंटीमीटर में लेंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो द यूनिट विल बी द सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस डेंसिटी को हम एज्यूम करके चलते हैं डी, उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो व्हाट विल द मास ऑफ द मर्करी कॉलम, जो मर्करी का जो कॉलम है इसका मास कितना है, सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ
डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। क्योंकि आप ये फार्मूला जानते हैं, तो क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी का फार्मूला बेटा क्या है, द फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो व्हाट इज द मास, तो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वही हमने लिखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करें, ऊपर हमने लिखा था ना बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, तो v की जगह तो हम एरिया इनटू हाइट लिख देंगे, डेंसिटी की जगह आप d लिख देंगे, तो एरिया इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय d। फर्दर अगर हम वेट देखें, फोर्स देखें, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द मर्करी कॉलम, जो फोर्स है, जो वेट है, वो हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि F इज इक्वल टू mg होता है बेटा, आपने पढ़ा था फिजिक्स में भी, आप पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, आपने फार्मूला आया था F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू mg। तो जो फोर्स है दैट इज द m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास का फार्मूला क्या, मास की जगह क्या वो वैल्यू पुट करें बेटा, ये देखो आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो मास की जगह बेटा आपने क्या पुट किया, a मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय d, जो ऊपर हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपने g से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद एरिया इंटू एरिया, देखो ये दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे आपके पास जो एरिया है, इस अब हम क्या करें यहाँ पे, अब हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रेशर का की डेफिनेशन क्या है बेटा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कह दें या वेट ऑफ द मर्करी कॉलम कह दें, एक ही बात है। तो फोर्स की जगह तो आप ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, देखो जो आपने ऊपर लिखा था, तो a मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय d मल्टीप्लाइड बाय g, और एरिया की जगह a से रिप्रेजेंट करेंगे, तो a से a आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो फार्मूला क्या बच गया प्रेशर का, दैट इज द एच डी जी। तो इस टाइप से आप प्रेशर का ये फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये काफी जगह काफी न्यूमेरिकल के अंदर इसको यूज हम कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। एच क्या है, जो हाइट है मर्करी कॉलम की, डी क्या है, दैट इज द डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, यहाँ पे मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी, जी की वैल्यू फिक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देखें, सेंटीमीटर में देखेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफी बार एग्जाम में ये आ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखें। व्हाट शुड बी द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बैलून व्हेन इट इज प्रेजेंट, कहां पे हम उस बैलून को ले जाके रख दें, व्हेन इट इज प्रेजेंट एट 100 मीटर डेप्थ इन ए सी एज कंपेयर टू द सी सरफेस। मीन्स आपके पास एक बैलून है जो सी के सरफेस के ऊपर है, अगर हम उसी बैलून को 100 मीटर की डेप्थ के ऊपर ले जाएं, तो व्हाट शुड बी द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बैलून, बैलून के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। तो आप इस डायग्राम को देखें, देखो ये सी है, इसके सरफेस के ऊपर देखो ये कोई बैलून है, ये बैलून रखा है, इसके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा बाहर से, जो इस बैलून के सरफेस के ऊपर देखो जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द बेटा कौन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस बैलून को अब हम ले गए देखो 100 मीटर डेप्थ के ऊपर, देखो यहाँ पे हम ले गए, दैट इज एट द डेप्थ ऑफ 100 मीटर। मान लीजिए जो ये डेप्थ है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके ऊपर आप इसको ले गए, मान लीजिए ये जो डेप्थ है दैट इज द 100 मीटर, ये 100 मीटर की बेटा डेप्थ हो गई। ठीक हो गया। तो प्रेशर हमें अब कैलकुलेट करना है कि अब इसके सरफेस के ऊपर देखो ये बैलून के ऊपर कितना प्रेशर बेटा यहाँ पे एक्सर्ट अब हो रहा है। जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही था, प्लस ये जो आपके पास जितना ये वाटर आ गया बीच में, वाटर, वाटर मीन्स जो ये हाइट है, क्योंकि प्रेशर इज, अभी आपने पढ़ा ना बेटा प्रेशर का फार्मूला के P इज इक्वल टू क्या होता है, एच डी और जी। तो प्रेशर हमेशा ही हाइट के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितनी ज्यादा हाइट है, इस हाइट में क्या है, वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ जो वाटर है वो भी तो इस बैलून के ऊपर एक्सर्ट होगा, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दैट इज द टोटल प्रेशर विच इज नाउ बीन एक्सर्टेड ऑन द बैलून व्हेन इट इज प्रेजेंट एट पर्टिकुलर डेप्थ, इस पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर वो बैलून हमने रख दिया, तो वो टोटल प्रेशर होगा। अब हम देखेंगे प्रेशर इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ बोलो क्या, mm ऑफ वाटर। तो फार्मूला क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच कंपैरिजन, सेम प्रेशर को, जैसे आप जानते हैं ना 1 रुपी कह दें या 100 पैसा कह दें, एक ही बात है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया 1 एटमोस्फियर कह दें या 760 mm ऑफ Hg कह दें, एक ही बात है, बोथ आर सेम। सिमिलरली हम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ वाटर निकालेंगे अगर हमारे पास प्रेशर इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg की फॉर्म में हो। तो फार्मूला बेटा क्या होगा,
एच डी जी जो फार्मूला था, देखो हमने यहाँ पे भी अभी बताया एच डी जी, अगर हम उसको वाटर की टर्म्स में देखेंगे तो एच ही रहा, डी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 इसलिए हमने 1 लिखा, जी जी रहा, इज इक्वल टू एच डी जी में हमने क्या लिखा, बताओ। प्रेशर की जगह बेटा हमने क्या लिखा यहाँ पे 76 बेटा क्या आ गया, पढ़ा था ना 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी, तो ये सेंटीमीटर हमने बना दिया। 760 mm किसके इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने h की जगह तो बेटा क्या पुट कर दिया 76 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो डेंसिटी ऑफ ये मरकरी है मल्टीप्लाइड बाय जी। देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पे, उसके बाद एच की वैल्यू आ जाएगी, नाउ द एच इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया बेटा 1033.6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे, और जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको 100 से कर देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गए, तो आंसर क्या आ गया, नियर अबाउट 13.3 मीटर, 13.3 मीटर। क्लियर हो गया बेटा इतना, तो मींस एज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट, जैसे मैंने बताया इस फार्मूले से P इज इक्वल टू एच डी से प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाइट के। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि जो प्रेशर है अब बैलून के ऊपर वो कितना लग रहा है, नाउ द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द वाटर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द बैलून एट ए 100 मीटर डेप्थ, इसलिए हमने हाइट को 10.3 मीटर मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, प्रेशर इज इन टर्म्स ऑफ 10.3 मीटर। तो मीन ये सरफेस के ऊपर जो बैलून था, बोलो बैलून बोलो कहां पे था बेटा, सरफेस के ऊपर, और हमने ये एज्यूम करके चला कि यहाँ पे जो प्रेशर है बेटा वो 1 एटमोस्फियर है। 1 एटमोस्फियर किसके इक्वल होता है बेटा, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, एंड दैट इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। जब ये बैलून बोलो कहां पे था, एट द सरफेस ऑफ द सी, सरफेस के ऊपर था, तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा 760 mm की बजाय हमने इसको जब कन्वर्ट किया 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो हमने यहाँ पे प्रेशर इन टर्म्स ऑफ जो मरकरी था, अगर हम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी देखें, क्योंकि मरकरी कॉलम ही लिया जाता है, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, तो हमने प्रेशर की का जो फार्मूला था बेटा एच डी जी, उसमें एच की जगह बेटा क्या पुट किया था, देखो ऊपर देखो यहाँ पे 76, देखो 76 सेंटीमीटर, और डेंसिटी 13.6 मल्टीप्लाइड बाय जी, और फिर हमने प्रेशर निकाला किस टर्म में, वाटर की फॉर्म में, मींस प्रेशर मींस हाइट निकाल दी, तो बोलो कितना आ गया 10.3 मीटर, बोलो कितना आ गया 10.3 मीटर ऑफ वाटर, 10.3 मीटर ऑफ बेटा क्या आ गया ये ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब क्या है, जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो 1 एटमोस्फियर जो प्रेशर था, जिसे आप 760 mm ऑफ एच जी कह दो या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कह दो, को हम क्या और भी बोल सकते हैं, दैट इज हियर इक्वल टू द 10.3 मीटर ऑफ वाटर, मींस 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू द 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ये वाटर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, जैसे रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पे हमने प्रेशर को, जो कब का प्रेशर, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर था, कब, जब बैलून सरफेस के ऊपर था, सी के सरफेस के ऊपर है, तो सिर्फ एटमोस्फेयर प्रेशर लग रहा है, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना था बेटा 1 एटमोस्फियर, उस 1 एटमोस्फियर प्रेशर का मतलब क्या होता है 760 mm ऑफ एच जी, उस 760 mm ऑफ एच जी को किस में कन्वर्ट किया 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और 760 mm ऑफ एच जी को वाटर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, ऊपर इस फार्मूले से देखो ये इक्विवेलेंट करके जो हमने निकाला वो कितना आ गया 10.3 मीटर ऑफ वाटर। कहने का मतलब अब इस बैलून के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट प्रेशर इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कब, जब ये बैलून सी के सरफेस के ऊपर है, बोलो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, या ये कह दे 1 एटमोस्फियर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, या कह दे 10.3 मीटर ऑफ वाटर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एक ही बात है। इसकी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया वाटर की फॉर्म में, क्योंकि जब हम इस बैलून को लेके जाएंगे 100 मीटर की डेप्थ के ऊपर, 100 मीटर की डेप्थ के ऊपर, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर टोटल, वो किसकी फॉर्म में लग रहा है, किसका लोड है, बोलो किसका वेट है, दैट इज द वेट ऑफ वाटर, क्योंकि समुद्र में सी में तो वाटर है, तो हम वाटर के अंदर जैसे रुपए में रुपए ऐड कर सकते हैं, पैसे में पैसे ऐड कर सकते हैं, कोई आपको कहे 1 रुपये में 1 पैसा ऐड करते हैं तो 1 + 1 तो आप नहीं कर सकते, यूनिट मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे भी हमने पहले जो प्रेशर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है, तो हमने पहले ही इस प्रेशर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ वाटर, 10.3 मीटर ऑफ वाटर ऑन द सरफेस।
अब नीचे जो है वाटर की हाइट बेटा कितनी है 100 मीटर। तो अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द टोटल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द बैलून व्हेन बैलून कहां पे प्लेस कर दिया हमने, व्हेन बैलून इज प्लेस्ड इन द सी एट ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर। तो देखो जो प्रेशर होगा बेटा यहाँ पे, देखो अब ध्यान से वो कितना हो गया। देखो और चीजों को एक बार मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको यहाँ पे अब ये चीजें बेटा अच्छे से दिखनी शुरू हो जाएं। अब आप समझ गए होंगे आपस में इक्विवेलेंट का मतलब जो मैंने आपको पूरा बता दिया। देखो ये हाइट थी यहाँ पे 100 मीटर की, ये जो डेप्थ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है सो द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द बैलून एट द 100 मीटर डेप्थ दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 10.3। 10.3 का प्रेशर तो देखो पहले ही था इसके सरफेस के ऊपर, और जब ये जो प्रेशर यहाँ पे अब एक्सर्ट होगा, देखो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, एक तो वाटर की हाइट बोलो कितनी है 100, वाटर की डेप्थ 100 हो गया, प्लस ये 10.3 क्यों लिखा, देखो जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 10.3 इज ऑलरेडी द प्रेशर व्हेन द बैलून इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सी। तो टोटल प्रेशर वाटर का प्रेशर भी है, और प्लस ऊपर से देखो ये जो प्रेशर चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर है बैलून के ऊपर, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर भी प्लस वाटर का वेट भी, दैट टोटल सम इज 100 प्लस 10.3। तो आंसर बोलो बेटा कितना आ गया, दैट इज द 110.3 मीटर का बेटा ये आ गया प्रेशर यहाँ पे उस बैलून के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, जो 100 मीटर की डेप्थ के ऊपर है। क्लियर हो गया बेटा। सो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द प्रेशर दैट विल बी द एक्सर्टेड ऑन द बैलून when it is placed at the 100 meter depth। बोलो कितना प्रेशर हो गया बेटा, that pressure is the 110.3 मीटर ऑफ वाटर, ये वाटर की फॉर्म में है। फिर आपसे बेटा कोई ये कह दे एग्जाम में इसको दोबारा कन्वर्ट करें, बोलो किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करें इन द टर्म ऑफ mm ऑफ hg। तो दोबारा बेटा वही पुट कर देना, ये ऊपर वाला जो फार्मूला देखो हमने यहाँ पे लगाया था। तो अब की बार इस mm, ये जो मीटर ऑफ वाटर को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, mm ऑफ hg में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी हाइट आप निकाल देंगे। बोलो कैसे निकालेंगे आप हाइट, देखो दोबारा से ये निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर और प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर तो बेटा कितना आ गया, देखो वही फार्मूला अगर हम लिखे एच डी जी, इधर भी बेटा हम लिखे एच डी और जी। देखो अब इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है किस चीज में, मरकरी में। तो बेटा हाइट बोलो कितनी आ गई 110.3, दैट इज द एच की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 1 डेंसिटी ऑफ द वाटर, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे अब हमें हाइट निकालनी है, हाइट का मतलब प्रेशर निकालना है इन टर्म्स ऑफ मरकरी। तो मल्टीप्लाइड बाय बेटा क्या कर देंगे यहाँ पे 13.6, तो एच का बेटा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 110.3 डिवाइडेड बाय 13.6। अब जो आएगा, ये जो अब आपका आंसर आ जाएगा, ये किस फॉर्म में आएगा बताओ बेटा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ, ये मीटर में है बेटा, देखो यहाँ पे मीटर ये मीटर है, तो मीटर को बेटा पहले या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बेटा यहाँ पे 13.6 है ना बेटा, दैट इज द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको पहले सेंटीमीटर में बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा डेसिमल हटाया तो नीचे 10, ये से ये कट गया तो क्या आ गया 11030 सेंटीमीटर आ गया बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में ही पुट कर देते हैं बेटा। देखो यहाँ पे हाइट को किस में पुट किया, सेंटीमीटर में, 11030 हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1। तो अब क्या आ गया बेटा, यहाँ पे भी ये आगे देखो मैंने जीरो लगा दिया, यहाँ पे डेसिमल हटा दिया। अब जो भी आपका आंसर आएगा बेटा ये किस चीज में आ जाएगा, दैट इज इन सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्लियर हो गया बेटा। तो यानी ये आपस में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता, बड़ी बेसिक चीज है ये। अब आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कैसे आपस में कन्वर्जन किया जाता है। और ये जो हिस्सा मैंने आपको सिखाया ये एक न्यूमेरिकल में यूज भी होगा आगे जाके जब आप बॉयल्स ला के न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट बेटा टर्म आ जाती है, नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल फैक्टर, दैट इज द टेम्परेचर हियर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेम्परेचर, कभी आप कहते हैं ना आज ठंड हो गई, आज गर्मी हो गई, तो जो हम बातें करते हैं ठंड की या थोड़ी हॉटनेस की, तो उसकी डिग्री कितनी है, कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, उसकी डिग्री कितनी है। तो जो उसको मेजर करता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज द टेम्परेचर हियर। सो द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर होता है इसको मेजर करने की देयर आर डिफरेंट यूनिट्स। आउट ऑफ दीज डिफरेंट यूनिट, द डिफरेंट यूनिट्स आर, बोलो कौन कौन सी होती है जो जनरली हम यूज करते हैं, दैट इज इन डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन, इन फ़ारेनहाइट। आप इसमें इनको यूज कर लेते हैं। तो केल्विन और
डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन आपस में, जब कभी भी आपको टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, कीप अटेंशन दैट इन ऑल ऑफ द न्यूमेरिकल्स, पूरी केमिस्ट्री में जब भी आप न्यूमेरिकल निकालेंगे, you will always use the temperature in Kelvin. If the temperature is given in degree Celsius, never use the temperature in degree Celsius in any of the numerical, in any of the formula. Always use the temperature in Kelvin. Convert the degree Celsius temperature into Kelvin. Then how can we convert the degree Celsius into Kelvin? Just by adding 273, or more correctly 273.15. तो जनरली हम 273 ऐड करते हैं। तो कोई भी टेम्परेचर गिवन हो, फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लीजिए, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या ऐड कर देंगे, 273। तो आ गया बेटा क्या आपका आंसर, 300 केल्विन। तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो 273 आप ऐड करते हैं, जो भी है 273 आप ऐड कर दें, तो इस टाइप से आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशन इन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट। तो रिलेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू 5/9, ब्रैकेट के अंदर है F-32। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है कि एट व्हाट टेम्परेचर, वो एट व्हाट वैल्यू द डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट, वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो वो न्यूमेरिकल आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अभी आपको बताएं भी गए हम। देखो ये ही है वो क्वेश्चन कि एट व्हाट टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल कब होंगी, किस वैल्यू के ऊपर, दोनों को एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान ले, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों की जगह हम वैल्यू एक्स पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लिखेंगे कि एज्यूम दैट द वैल्यू एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल दैट इज इक्वल टू एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया। तो ये जो फार्मूला था, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जगह पे एक्स वैल्यू पुट कर देंगे। देखो डिग्री सेल्सियस की जगह भी हमने एक्स लिख दिया और फ़ारेनहाइट की जगह भी हमने एक्स कर दिया। नाउ द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 9 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाइड बाय 160। 5 को x से किया 5x, 5 को 32 से किया तो 160। अब 5x को बेटा उधर ले जाएं, तो 9x माइनस में 5x इज इक्वल टू माइनस 160। तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस में 160, तो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -40। सो -40 इज द वैल्यू at which the magnitude of degree Celsius scale is equal to the Fahrenheit scale। तो आमतौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी ये डायरेक्ट आता है, तो आप -40 के ऊपर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जो वैल्यू है, जो ये डेफिनेशन है इसकी जो हम लेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, क्योंकि उस टेम्परेचर को अचीव नहीं किया गया है, सो दैट इज ओनली द हाइपोथेटिकल, दैट टेम्परेचर इज द जीरो केल्विन, और उसी को आप एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। सो द lowest possible hypothetical temperature at which the volume occupied by the gases is almost zero is called as the absolute zero। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसेस, देखो आपने पढ़ा था कि गैसेस के जो पार्टिकल, हमने जब डिफरेंस बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, कि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वो ज्यादा मोशन के अंदर रहते हैं, तो उनके बीच में जो गैप है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जैसे आपको देखो सर्दियों में ठंड लग जाए तो आप सिकुड़ के देखो नजदीक आ जाते हैं, ऐसे ऐसे ही जो गैसेस पार्टिकल, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो ऑन फर्दर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर द गैसेस पार्टिकल विल कम क्लोजर टू ईच अदर, मच मोर क्लोजर टू ईच अदर। तो आप आखिर हो क्या जाएगा, मान लीजिए कि आपके पास, देखो जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कंटेनर, इसमें गैस के पार्टिकल्स देखो ये इतनी दूर हैं, देखो इस स्टेप से आपने मान लीजिए ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जो अभी हमने बताया 0 केल्विन आपने कर दिया, दैट इज द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हम फिर आपको बता रहे हैं, तो ये देखो जो बिल्कुल, देखो जो छोटी नीडल की, देखो ये बिल्कुल पिन पॉइंट है, इस पॉइंट पिन पॉइंट के अंदर ये जितने भी देखो इधर जो गैसेस पार्टिकल थे ना पहले, ये सारे इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के देखो नजदीक आ गए, अट्रैक्शन हो गए, और सिर्फ ये पिन पॉइंट जितनी जगह के ऊपर आ गए, इससे भी कम जगह के ऊपर आ गए। मींस नाउ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल दीज पार्टिकल, देखो ये जितने भी, देखो ये जितने भी ये पार्टिकल थे, ये सारे के सारे पार्टिकल छोटी सी जगह के ऊपर आ गए एट दैट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज द जीरो केल्विन हियर। So it is the temperature, it is that hypothetical temperature, it is that lowest possible hypothetical temperature at which the volume occupied by the gases is almost zero। तो ये जो पार्टिकल थे, गैसेस पार्टिकल, बोलो उन्होंने कितनी जगह ऑक्युपाई की है यहाँ पे, ये बिल्कुल थोड़ी सी है, ये नेग्लिजिबल है।
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर यानी line, that is the volume occupied by the gases is almost zero. So that is the definition of absolute zero. So how will you define the term absolute zero? The lowest possible hypothetical temperature at which the volume occupied by the gases is almost zero. ये कोई टेम्परेचर T था बेटा यहाँ पे, और ये जो टेम्परेचर है that is the 0 Kelvin here. That is the 0 Kelvin. तो 0 Kelvin के ऊपर स्पिन पॉइंट वाली जगह के ऊपर आपके सारे गैसेस पार्टिकल इकट्ठे हो गए. सो दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर. तो एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 Kelvin, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 0 Kelvin. क्लियर हो गया बेटा? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट फॉर द क्वांटिटी पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. तो इसकी एसआई यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है बेटा. बड़ी बेसिक सी सिंपल सी चीज है आपकी. देखो एसआई यूनिट फॉर द प्रेशर इज, अगर एसआई यूनिट देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमने बताया था ना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. हमने आपको बताया था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट मीटर हो गई, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और एफ किसके इक्वल होता है अगर आप वैसे निकालें तो एम जी. तो मास की यूनिट किलोग्राम, और इसकी यूनिट जी की क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस तरीके से भी. क्लियर हो गया बेटा? देखो देखो थोड़ा करके दिखा दें. एफ इजिकल टू बेटा देखो जैसे एम जी डिवाइडेड बाय एरिया था, तो मास की यूनिट बेटा क्या होगी? किलोग्राम. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एरिया की बेटा क्या थी? डिवाइडेड बाय ये मीटर देखो स्क्वायर. ये मीटर से बेटा एक मीटर कट गया, तो बेटा क्या आ गया यहाँ पे? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2. सो दैट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर. और डायरेक्ट कहना चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हमने यहाँ पे लिखा है. सो द एसआई यूनिट फॉर द प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. SI unit for the volume is, that is a meter cube. Volume is length into breadth into height. और SI unit मीटर की फॉर्म में मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज अ मीटर क्यूब. SI unit for the temperature is Kelvin. तो SI unit for the number of moles is MOL, मोल लिखेंगे आप. Therefore the SI unit for that quantity which is given in the question is PV square T square divided by N is given by. हम कैसे पुट करें? आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा. अब यहाँ पे देखो हमने क्या क्या पुट किया यहाँ पे जो भी आपको बताया गया. बोलो प्रेशर की. देखो ये जो पी था बेटा, देखो यहाँ पे पी की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे बताओ? पी की जगह हमने पुट कर दिया देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर, जो प्रेशर था, प्रेशर क्या था बेटा? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे आगे वी स्क्वायर. वी स्क्वायर का मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा? देखो ये रहा मीटर क्यूब. और v का स्क्वायर है तो मीटर क्यूब का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने. मीटर क्यूब का क्या लिख दिया? स्क्वायर. नेक्स्ट है टेम्परेचर का स्क्वायर मींस केल्विन स्क्वायर डिवाइड बाय n नंबर ऑफ मोल्स, तो डिवाइड बाय मोल. तो मैं सब आंसर क्या आ गया आपका? न्यूटन मीटर 4 मीटर रेज टू द पावर 4 केल्विन स्क्वायर पर मोल. पर मोल क्यों? क्योंकि मोल ऊपर जाके -1 हो गया. केल्विन एज सच रहा. और जो ये पॉइंट था देखो यहाँ पे, देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करके दिखाएं आपको अलग से, ये न्यूटन -2 है बेटा, और ये मीटर का स्क्वायर आ गया. तो इसलिए मीटर का स्क्वायर का मतलब टोटल बेटा कितना हो गया? 6 हो गया ना. मीटर देखो ऐसे लिख के दिखाएं, ये न्यूटन डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बेटा मीटर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बेटा मीटर का क्यूब. क्लियर हो गया इतना? देखो हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय बेटा केल्विन का स्क्वायर, और बेटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या था? ये आपका मोल था. क्लियर हो गया? तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट के यहाँ पे m रह गया. तो बेटा क्या बच गया? आप देखो जो आंसर हम बता रहे थे, दैट इज द न्यूटन. देखो ये न्यूटन एज सच, मीटर का 4, ये m का क्यूब, और ये m है तो m रेज टू द पावर 4, और आगे केल्विन स्क्वायर और पर मोल हो गया. क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा जो हमने लिखा रूम टेम्परेचर. लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस को एज्यूम किया गया है? 25 डिग्री सेल्सियस इज एज्यूम्ड एज द रूम टेम्परेचर. उसको रूम टेम्परेचर में एज्यूम करते हैं, ये हमें याद ही रखनी है बात. उसके बाद हम देखेंगे बेटा टेम्परेचर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. देयर आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटिव टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर में भी मेजर्ड, टेम्परेचर में भी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज. तो सबसे पहले तो हमने आज देख ही लिया, दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो. टेम्परेचर को हमने डिफाइन किया एब्सोल्यूट जीरो की फॉर्म के अंदर. के एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? रूम टेम्परेचर हमने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस को ही रूम टेम्परेचर कहा जाता है. हमने बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी थिंग, एनीथिंग विच अपीयर्स
इन विच स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। कोई भी चीज हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे किस स्टेट में दिखती है, सॉलिड फॉर्म में दिखती है तो हम कहेंगे दैट इज सॉलिड। अगर वो लिक्विड फॉर्म में दिखे तो हम कहेंगे दैट इज लिक्विड। अगर वो गैसेस फॉर्म में दिखे तो हम कहेंगे गैस। एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट, so oxygen is a gas. At 25 degrees Celsius, water exists, H2O exists in the liquid state. So water is a liquid. क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। अब नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर आएंगे। नाउ द फर्स्ट टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो आपके इसी गैसेस स्टेट वाले यूनिट के अंदर आगे यूज होनी होती है, दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द हाई प्रेशर। बेटा आपने एक चीज सीखी है ना, वो क्या? हमने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच के डिफरेंस बताए थे। डिफरेंस क्या है बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस में? कि अगर देखो अगर पार्टिकल्स देखो क्या है आपके, काफी दूर है, देखो ऐसे काफी दूर है, तो मान लीजिए दैट इज द गैस। अगर ये पार्टिकल बेटा देखो थोड़े नजदीक आ गए ऐसे, देखो ऐसे, नाउ इट इज द लिक्विड। अगर ये पार्टिकल और नजदीक आ जाए, देखो ऐसे, देखो बिल्कुल ऐसे, यही सेम पार्टिकल, तो आप कहेंगे दैट इज द सॉलिड। तो अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर, तो मींस गैस के पार्टिकल, देखो एक कंटेनर में गैस के पार्टिकल काफी दूर हैं, वही पार्टिकल हमने किसी तरीके से देखो पिस्टन लगा के ऊपर प्रेशर लगा दिया, पार्टिकल नजदीक ले आए, सो दैट इज द लिक्विड। हमने और भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया बेटा, देखो ऐसे पिस्टन लगा के, तो वो सॉलिड स्टेट बन गई। तो मींस बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन लिक्विफाई द गैस। हम गैस को बेटा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में, बाय अप्लाइंग द प्रेशर। देखो ऊपर आप पिस्टन लगाएं, पिस्टन लगा के आप प्रेशर लगा देंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स थे, जो गैसेस फॉर्म में थे, नाउ द ऑन अप्लाइंग द प्रेशर द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। नाउ इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द प्रेशर। अब जैसे जैसे प्रेशर की एक्सटेंट बढ़ाएंगे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स will come more closer to each other. Now they will reach at that particular position कि the gas get liquefy। आपकी गैस लिक्विफाई हो गई, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो वो कौन सा टेम्परेचर था जिसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई? दैट इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या आपका वो कहलाता है, बोलो क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स वो क्या कहलाता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए कंडीशन है बेटा, वो क्या? अभी जो मैंने बताया ना दैट कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो नहीं कि आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज, दैट टर्म इज कॉल्ड एज द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द गैस इनटू लिक्विड ऑन अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड एज द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। गैस का लिक्विड में बदलना लिक्विफिकेशन कहलाता है। फिर हमने देखो बेटा क्या किया, ध्यान से देखना। हमारे पास जो ये गैस थी, हमारे पास इसका टेम्परेचर था बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एज्यूम करें, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। आपने प्रेशर लगाया बेटा, ऊपर से प्रेशर लगाया, आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई ऑन अप्लाइंग प्रेशर। आपने बेटा टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। आपने फिर प्रेशर लगाया, ये गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आपने बेटा फिर कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, आपने फिर प्रेशर लगाया, अब वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अब अगर आपने प्रेशर लगा दिया 50 पॉइंट, ध्यान से देखना, 50.001 डिग्री सेल्सियस, अब आपने प्रेशर लगाया, अब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। तो बताओ ये जो पार्टिकुलर जो भी ये गैस थी, जो भी गैस, जो फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकती है, XYZ जो भी गैस थी, आपने इस गैस को कंटेनर में लिया, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आपने टेम्परेचर बढ़ाया इस कंटेनर का। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से आपको प्रेशर ज्यादा क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस के पार्टिकल मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं और ज्यादा मूवमेंट आ जाती है। अगर अब हमें उस ज्यादा मूवमेंट वाली गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने का मतलब उन्हीं मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स को ज्यादा नजदीक लाना, मींस आपको ज्यादा प्रेशर बाहर से लगाना पड़ेगा। तो इवन मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट हाई एनर्जेटिक गैसेस पार्टिकल इनटू द लिक्विड। लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट है ना बेटा, जैसे अभी हमने आपको बताया टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या हुआ, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। गैस बेटा देखो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। जैसे ही टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस तक आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है? उसे थोड़ा सा भी ऊपर आपने कर दिया तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो मींस वो टेम्परेचर कहलाता क्रिटिकल टेम्परेचर। मींस द टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, वो इस पार्टिकुलर XYZ जो भी ये गैस थी, ये इस गैस का कहलाएगा TC। TC का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। क्योंकि आपने टेम्परेचर इससे थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया, जैसे 50.001, अब आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा दो बाहर से,
कितने भी एफर्ट लगा दें, आपकी गैस गैस ही रहेगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो दैट इज द टेम्परेचर, that is the called as the critical temperature. So what is the critical temperature? The temperature above which, for example 50 degrees Celsius here, the temperature above which the gas cannot be converted into the liquid, the gas cannot be liquefied even after the application of very high pressure. चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा दो, अब गैस गैस रहेगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस गैस के लिए जो भी XYZ गैस थी, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट गैसेस पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में O2 गैस ले लेते हैं, O2 गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो O2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, फिर प्रेशर लगाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा जरूर आ जाएगा कि भाई ये आखिरी टेम्परेचर है कि आप प्रेशर लगा दो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। उससे थोड़ा सा भी आपने ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो वो O2 गैस अब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर था, हाईएस्ट जो टेम्परेचर था, कि जिसके बाद आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस गैस ही रहेगी, ऑक्सीजन गैस गैस ही रहेगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जैसे 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए टेम्परेचर, ऑक्सीजन के पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन अलग होती है, CO2 के बीच अट्रैक्शन अलग होती है, क्योंकि जो अट्रैक्शन होती है, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, उसके मास पे डिपेंड करती है। ऑक्सीजन का साइज अलग है, उसका सरफेस एरिया अलग है, CO2 का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो मीन CO2 के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, O2 के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। तो मीन ऑन दैट बेसिस हर गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। सो एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये बेसिक बेसिक बातें जो मैंने आपके सामने बोली, किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विल बी डिफरेंट, वो कभी भी सेम नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया बेटा? अब आप बड़े ध्यान से देखें ये डायग्राम। इस डायग्राम बेटा अब ऊपर से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। किस लिए अप्लाई कर रहे हैं? ताकि ऊपर से प्रेशर में अप्लाई करें और आपकी जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। फिर हम क्या करेंगे बेटा? नीचे देखो हमने क्या रख रखा है, ये देखो नीचे हमने क्या रखा है, ये ओवन है, हीटिंग प्लेट है। इसके ऊपर देखो ये जो स्विच आपको दिख रहा है ना बेटा, देखो ये जो स्विच है, इससे हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? टेम्परेचर धीरे धीरे हम इस प्लग के थ्रू बेटा इंक्रीज करते चले जाएंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा के हम गैस को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? लिक्विड में। फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, फिर प्रेशर लगाएंगे, फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, फिर प्रेशर लगाएंगे ताकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, वो टेम्परेचर आ जाएगा, फिर चाहे हम कितना भी प्रेशर बाहर से क्यों ना लगा दें, गैस गैस ही रहेगी। तो इस टाइप से हम अलग अलग गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म, दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉयल्स टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द बॉयल्स टेम्परेचर। देखो दो टाइप की गैस होती है बेटा, आगे हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। एक तो आइडियल गैस होती है। देखो बड़ी बेसिक तरीके से आपको बता दें, वो गैस जिसके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल, ऐसी गैस होती नहीं। नो गैस इज आइडियल गैस। कोई भी गैस ऐसी नहीं है जिनके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन हो, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो होगी ही। लेकिन अगर कोई ऐसी गैस होती जिनके गैस के पार्टिकल के बीच कोई अट्रैक्शन ना होती, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होती, उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। उसको क्या कहते हैं बेटा? आइडियल गैस। लेकिन कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं उनके पार्टिकल के बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती ही है। हम चाहते हैं उस गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दें। आइडियल गैस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास ये कंटेनर है, देखो ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर देखो ये पार्टिकल हैं गैस के, इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है ही बेटा। फिर हमने क्या किया? ऊपर से हमने कोई प्रेशर लगा रखा है और बाहर से हमारा कोई टेम्परेचर है बेटा, ये इस सिस्टम का कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ही। हमने क्या किया बेटा? हम ये चाहते हैं कि जो ये पार्टिकल थे ना, इस पार्टिकल के बीच इतने दूर हो जाए पार्टिकल के, इन पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है ना, ये नेग्लिजिबल हो जाए। नो अट्रैक्शन कह दो या नेग्लिजिबल अट्रैक्शन कह दो बेटा। अगर हम ऐसा कर दे किसी भी तरीके से, तो हम कहेंगे ये जो गैस हमें मिल गई ना, सो दैट गैस इज द आइडियल गैस। तो ये जो भी गैस है बेटा हमारे पास, ये आइडियल गैस है। और जो पहले गैस थी बेटा ऊपर हमारे पास, वो नॉन आइडियल गैस थी। नॉन आइडियल गैस, या आप उसे रियल गैस भी कह सकते हैं। नॉन आइडियल गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेटा क्या? रियल गैस। तो रियल गैस या नॉन आइडियल गैस कैसी होती है? जिनमें गैसेस पार्टिकल के बीच क्या होती है? कुछ अट्रैक्शन होती है।
अगर हम उसको ऐसी गैस में कन्वर्ट कर दें कि पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन ही ना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बताओ बेटा कैसे कर सकते हैं? इन पार्टिकल को दूर पहुंचा के। दूर कैसे पहुंचा सकते हैं? एक तो हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन है बेटा, वो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी, पार्टिकल दूर चले जाएंगे। दूसरा, जो ऊपर से देखो हमने प्रेशर अप्लाई कर रखा था ना बेटा, प्रेशर आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रेशर वेरी वेरी लेस कर दो, कम कर दो। प्रेशर को तो कम कर दो, और बाहर से बेटा हीट करके टेम्परेचर को बेटा क्या कर दो, मोर कर दो। तो अगर हम ये दो काम कर दें, प्रेशर को तो लेस कर दो, डिक्रीज कर दो, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, ऐसा करके हम गैस के पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल करवा सकते हैं। और फिर हम इसी तरीके से हम नॉन आइडियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा टेम्परेचर था जिसके ऊपर कोई भी गैस एनी गैस XYZ, वो जो भी गैस है वो आपकी नॉन आइडियल जो गैस थी वो आइडियल में कन्वर्ट हो गई। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द बॉयल्स टेम्परेचर। बेटा आप उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। तो व्हाट इज द बॉयल्स टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव्स लाइक द बेटा क्या आइडियल गैस इज कॉल्ड एज द बॉयल्स टेम्परेचर। आप उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो बॉयल्स टेम्परेचर, इसको जनरली आप TB से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T, और नीचे देखो ऐसे B लिख देते हैं, कैपिटल या स्मॉल b आप लिख सकते हैं। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक हो गया? जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर को आप कैपिटल T और उसके नीचे C लिख देते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर से को आप TC से रिप्रेजेंट करते थे, बॉयल्स टेम्परेचर को आप TB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉयल्स टेम्परेचर बेटा क्या हुआ? द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव्स लाइक द आइडियल गैस इज कॉल्ड एज द बॉयल्स टेम्परेचर। जैसे हमने इस डायग्राम के अंदर बेटा दिखा रखा है कि किस टाइप से, देखो नीचे हमने बेटा बर्नर लगा रखा है, दिख रहा है बेटा ये बर्नर नीचे देखो ये लगा रखा, मींस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। ऊपर हमारे पिस्टन है, देखो ये पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने का मतलब क्या है? प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं बेटा? डिक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर तो हम डिक्रीज कर दें और टेम्परेचर नीचे से इंक्रीज कर दें, ऐसा करके हम नॉन आइडियल गैस को मींस रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे। देखो यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर हमने लिख रखा, वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे कि कब अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो गई, कब अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गई। सो दैट टेम्परेचर एट विच द रियल गैस द नॉन आइडियल गैस बिकम्स द आइडियल गैस इज कॉल्ड एज द बॉयल्स टेम्परेचर। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेम्परेचर आता है बेटा, उसे कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। बेटा क्या कहते हैं इसे? इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब क्या है बेटा? एक बड़ी बेसिक सी चीज आपने सुनी होगी, देखो इस डायग्राम से बता देते हैं पहले आपको। देखो ये कोई टैंक है, देखो पहले वाला जो हमने वायलेट कलर से दिखा रखा है, दैट इज द टैंक A। देखो ये कोई टैंक है, इसमें हमने कोई गैस फिलअप कर दी बेटा, कोई गैस है इसके अंदर। जो गैस है उसका कोई ना कोई देखो वॉल्यूम भी है, उसकी कुछ अमाउंट भी है, फॉर एग्जांपल 1 मोल गैस। कोई टेम्परेचर भी है बेटा, कोई प्रेशर भी है, जैसे हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख रखी है इस टैंक A के अंदर। आगे हमने ये स्टॉप कॉर्क लगा दिया बेटा, देखो ये क्या है बेटा? यहाँ पे स्टॉप कॉर्क हमने बंद कर रखा है। ये दूसरी साइड में कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या आएगा बेटा? इस गैस को हम डालेंगे। अभी वहां पे कोई गैस नहीं, जीरो, कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि गैस ही नहीं है इसके अंदर, कोई गैस नहीं है इसके अंदर, हमने ऐसा क्रिएट कर रखा है इसको। फिर हम क्या करेंगे बेटा? जो ये वॉल्यूम है ना बेटा, देखो इसका वॉल्यूम तो V है, और दूसरे का वॉल्यूम भी कोई ना, इसका वॉल्यूम मान लीजिए बेटा V1 है, इसका वॉल्यूम बेटा मान लीजिए V2 है, दूसरे कंटेनर का, जो हमने जैसे 22.4 लीटर ही मान लिया, पहले वाले V1 को भी 22.4 लीटर मान लिया। तो पहले तो ये जो गैस थी टोटल, जो 1 मोल गैस है बेटा, ये सिर्फ कितनी जगह में है? 22.4 लीटर जगह में, V1 वॉल्यूम में है। फिर हमने क्या किया बेटा? बीच का जो स्टॉप कॉर्क था ना बेटा, यहाँ पे देखो ये स्टॉप कॉर्क, इसको हमने क्या कर दिया? स्टॉप कॉर्क जो है इसको हमने हटा दिया। हटाने से ये जो गैस है ना बेटा, इसकी मूवमेंट हुई, यहां से फैल गई, एक्सपेंशन हो गया। लेकिन साथ के साथ ध्यान रखें, ये जो पूरी ट्यूब है, ये जो पूरा कंटेनर है, ये एडियाबैटिक है बेटा। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? एडियाबैटिक शब्द का मतलब होता है कि ये जो कंटेनर है पूरा, जैसे घर में आपके थर्मस फ्लास्क होती है ना, उसमें आप चाहे गर्म चाय डालें, गर्म टी डालें, वो गर्म की गर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। देखो हीट का देयर विल बी नो एक्सचेंज, so that is adiabatic condition. Adiabatic condition means there occurs no exchange of heat in between the system and the surrounding. System कौन है? ये हमारा अंदर का कंटेनर। बाहर कौन है बेटा? सराउंडिंग। बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, तो ऐसी कंडीशन को हम एडियाबैटिक कहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच देयर occurs no exchange of the heat between the system and the surrounding। तो ऐसा हमने इन सभी कंटेनर को बना रखा है। अब हुआ क्या? जो ये बेटा गैस के पार्टिकल्स थे ना यहाँ पे, उन गैस के पार्टिकल जैसे हमने स्टॉप कोर को हटाया, तो गैस के जो पार्टिकल्स थे जितने भी, जो वायलेट कलर के हमने, देखो ये एरिया जो दिखा रखा है, ध्यान दें, ये गैस का पार्टिकल, दूसरा गैस का पार्टिकल, इनके गैस के पार्टिकल के बीच में देयर इज समथिंग अट्रैक्शन। देखो ये गैस के पार्टिकल, बोलो बेटा, इस क्योंकि टाइट जगह में
तो इनके बीच में बेटा है ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे इसके बीच में बेटा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हुआ क्या, हमने स्टॉप कोर खटाया, अब ये गैस के पार्टिकल भागे, अब वो तो बेटा एक जगह में थे ना, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुई होगी, तभी तो वो दूर गए होंगे। लेकिन बाहर से तो बेटा कोई हीट अंदर आ नहीं सकती, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो वो एनर्जी कहां से आई, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल के बीच में देखो ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन थी ना बेटा, वो टूटी कैसे, वो ब्रेक कैसे हो गई, वो हुई जो गैस के जो ये पार्टिकल थे ना बेटा, यहाँ पे देखो ये गैस पार्टिकल, हर पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ बेटा एनर्जी होती है, the energy which is present within the body of the gaseous particle that is called as the internal energy, उसे गैस पार्टिकल की बेटा इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो अब होता क्या है, ये जो गैस के पार्टिकल की जो खुद की एनर्जी थी, वो एनर्जी यूज हो गई टू ब्रेक दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि गैस के पार्टिकल देखो ये आगे ऐसे मूव कर पाए और ये अगले कंटेनर तक फैल गए, देखो ऐसे जाके दूर हो गए एक दूसरे से। तो जब गैस के पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी क्या हुई बेटा, यूज हो गई, इंटरनल एनर्जी बेटा क्या हो गई, यूज्ड अप हो गई, किस लिए हो गई बेटा, टू ब्रेक, जो ये अट्रैक्शन थी ना बेटा, इसको ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक बोलो क्या, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए गैस पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज हो गई कुछ, तो गैस पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी क्योंकि कुछ हो गई यूज, तो अब कुछ कम हो गई ना, तो इसलिए जो एनर्जी है गैस पार्टिकल की वो बेटा डिक्रीज हो गई, ओवरऑल द एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल डिक्रीजेस। और जिसकी वजह जब बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है तो इट मीन्स वो ठंडी हो जाएगी, एनर्जी मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कम एनर्जी कम टेम्परेचर, तो एनर्जी गैस पार्टिकल की हो गई कम, मीन्स टेम्परेचर हो गया कम, मीन्स गैस पार्टिकल की कूलिंग हो गई, मीन्स कूलिंग टेक्स प्लेस, बोलो क्या, कूलिंग अकर्स। बेटा कूलिंग कब हुआ, जब गैस पार्टिकल का एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन कौन सी कंडीशन में बेटा हमने करवाया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था हीट का। तो मींस अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन कभी भी होता आपसे पूछ ले तो व्हाट विल हैपन, कूलिंग will occur or the heating will occur. Generally in most of the cases, in most of the gases, the cooling will occur. Why the cooling will occur? Because during the adiabatic expansion, जब भी गैस का एक्सपेंशन हुआ है, जो एक ही इस टाइट जगह में बेटा गैस थी, इस टाइट जगह में, अब वो फैल गई दूसरे कंटेनर तक चली गई। So during the adiabatic expansion, the force of attraction between the gaseous particle decreases. कैसे, why decreases? The internal energy of the gaseous particle is used to break the force of attraction between the gaseous particle. So the net energy of the gaseous particle decreases, means the temperature decreases, means the cooling effect takes place, means the cooling of the gas takes place. तो हमेशा गैस की कूलिंग ही होती है। लेकिन अब हमारा बेटा अगला क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता, जो डेफिनेशन हमें आपको यहाँ पे समझानी है वो डेफिनेशन है इन्वर्जन टेम्परेचर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, उन गैसेस को अगर आप इस कंटेनर में लेंगे, चाहे ऑक्सीजन होती, CO2 होती, कोई और गैस आप लें, हमेशा ही अगर आप उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे, हमेशा ही कूलिंग ऑफ द गैस होगी। लेकिन अगर हम इस टैंक ए में यहाँ पे हीलियम गैस ले लो, देखो हीलियम, हीलियम या हाइड्रोजन गैस, तो ये पाया गया कि अगर हम ये दो गैस ले लें, एक तो हीलियम गैस या आप हाइड्रोजन गैस, टेक एनी वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक गैस लेनी है आपको, तो ये पाया गया कि हीलियम के इस कंटेनर के अंदर हम ले लें तो देयर इज नो अट्रैक्शन, हीलियम के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अट्रैक्शन है ही नहीं। तो मींस अगर हम इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर भी दें, बीच में कोर हटा दें, तो हीटिंग हो जाती है, कूलिंग की बजाय द हीटिंग ऑफ द गैस विल टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों, फिर कूलिंग कैसे करवाएं, ऐसा इसलिए कि पहले कोई अट्रैक्शन थी ही नहीं। अगर हम इसकी अट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हीलियम गैस का जब हम एक्सपेंशन करवाएं तो भी कूलिंग हो, तो हमें किसी तरीके से हमें हीलियम के पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन क्रिएट करवानी पड़ेगी। अट्रैक्शन क्रिएट कैसे करवाएं, हीलियम पार्टिकल को नजदीक लाके, नजदीक कैसे लाएं, हम नीचे से बेटा पहले यहाँ पे कोई ना कोई आइस रख देंगे बेटा, कंटेनर देखो यहाँ पे आइस रख देंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम कूलिंग इफेक्ट करवाएंगे पहले इस एरिया में। इसका जो एडियाबैटिक एरिया था ना बेटा, उसको थोड़ा कट करके इसकी हम कूलिंग करवाएंगे, उतनी कूलिंग करवा देंगे, उतनी आइस रख देंगे, ताकि अब हीलियम पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन क्रिएट हो जाए। अब ये जब ये अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, अब वो टेम्परेचर कितना था जब आपने अट्रैक्शन क्रिएट करवा दी, मान लीजिए वो टेम्परेचर बेटा कोई टी टेम्परेचर है, एनी टी टेम्परेचर, बोलो वो टी टेम्परेचर कौन सा है,
ये वो टेम्परेचर है जब आपने हीलियम और हीलियम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करवा दी, क्योंकि पहले कोई अट्रैक्शन थी ही नहीं। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपने हीलियम हीलियम के बीच अट्रैक्शन क्रिएट करवा दी, या हाइड्रोजन गैस होती तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्शन क्रिएट करवा दी, उस टेम्परेचर को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्शन क्रिएट करवाने के बाद अब अगर आप स्टोप कोर्क बीच में से हटाएंगे और फिर जब हीलियम के पार्टिकल ऐसे फैलेंगे, तो नाउ द कूलिंग ऑफ द गैस टेक्स प्लेस। हीलियम गैस भी आगे जाके उसकी कूलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हीलियम हीलियम के बीच अट्रैक्शन है। अब उस जब हीलियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो दूर जाने के लिए वो क्यों गए दूर? क्योंकि हीलियम पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी ही यूज होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द हीलियम पार्टिकल नाउ बीन यूज्ड टू ब्रेक दैट अट्रैक्शन, टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने के लिए। और जब दूर जाने के लिए हीलियम के पार्टिकल की जो अट्रैक्शन कम करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी यूज कर ली, तो मींस टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीलियम की कूलिंग हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है बेटा? इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या कहलाता है? इन्वर्जन टेम्परेचर। तो मींस सबसे पहले बेटा आपने अट्रैक्शन क्रिएट करवाई ना, क्योंकि हीलियम के बीच तो अट्रैक्शन थी नहीं। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपने हीलियम हीलियम के बीच अट्रैक्शन क्रिएट करवाई, ताकि जब आप हीलियम गैस का अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाएं तो हीलियम गैस भी कूलिंग इफेक्ट शो कर दे। तो यही डेफिनेशन है द टेम्परेचर। टेम्परेचर मींस देखो ये टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर जब हीलियम हीलियम के बीच आपने अट्रैक्शन क्रिएट करवा दी। सो द टेम्परेचर at which the now the helium or the hydrogen gas now show the cooling effect on their adiabatic expansion। तो मीन्स वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपने हीलियम हीलियम के बीच हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्शन क्रिएट करवाई और फिर आपने उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया और उसके बाद कूलिंग हो गई, उस टेम्परेचर को आप कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। उसको आप क्या कहते हैं बेटा? इन्वर्जन टेम्परेचर। क्लियर हो गया बेटा? सो दैट इज द नेक्स्ट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये हम दिखा रहे हैं किस टाइप से हम प्रेशर क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर आपने देखा होगा ना बेटा, कि अक्सर हम क्या करते हैं कि आपके पास डर्टी क्लॉथ है, देखो घर में, देखो इस टाइप से ध्यान देना, डर्टी क्लॉथ, आप जो भी कपड़े पहनते मान लीजिए डर्टी हो गए। डर्टी कैसे हुए? आपको स्वेट आया, पसीना आ गया। पसीना आया, एयर में डर्ट है, पसीना आपका नॉन पोलर होता है। तो पसीना आया, देखो इस कपड़े के ऊपर ये गंदगी जम गई। ये जो डर्ट है ये आपकी नॉन पोलर होती है बेटा। कैसी होती है? दैट इज द नॉन पोलर। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या हुआ बेटा? आपको ये जो डर्ट है उसको क्लीन करना है, तो आपने सोप लिया बेटा। सोप की ये स्ट्रक्चर होती है ऐसे, उसके अंदर एक पोलर हेड होता है और उसके अंदर एक नॉन पोलर टेल होती है। सोप के अंदर नॉन पोलर बेटा क्या होती है? इसमें टेल, दैट इज द नॉन पोलर टेल। सो दैट इज द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ दी सोप। जो साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है। अब इसी सोप की हेल्प से आप इस डर्ट को क्लीन कर सकते हैं। कैसे? ये नॉन, आपने पढ़ा है ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो अगर आप अकेला पानी डाल देते इस कपड़े के ऊपर, तो पानी इस नॉन पोलर जो इंप्योरिटी है उसको रिमूव नहीं कर सकता, बिकॉज वाटर इज पोलर। वाटर आपका पोलर होता है। आप स्ट्रक्चर जानते हैं वाटर की, देखो ऐसे H2O, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव। तो वाटर इज पोलर, तो वो इस डर्ट को रिमूव नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने क्या किया कि आपकी जो ये देखो यहाँ पे जो डर्ट थी, सबसे पहले जो साबुन आया कौन से एंड से आएगा? क्योंकि नॉन पोलर था, नॉन पोलर ही आएगा बेटा। देखो इस टाइप से, इस टाइप से ये सोप ने डर्ट को क्या कर लिया बेटा? सराउंड कर लिया। देखो इस टाइप से, देखो इस टाइप से। और बाहर बेटा ये क्या दिखाया हमने? ऐसे ऐसे करके, दैट इज द वाटर, दैट इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, देखो एक क्लॉथ था, क्लॉथ के ऊपर डर्ट थी और इस टाइप से बेटा कौन आ गया? ये आपका आ गया सोप। ये तो सोप है बेटा, देखो ये सोप है यहाँ पे। और बाहर बेटा कौन था? वाटर। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में बेटा क्या हुआ? जो ये डर्ट थी, देखो डर्ट, डर्ट को चारों तरफ से देखो ऐसे, ऑल अराउंड चारों तरफ से, ये हमने देखो ऐसे सर्कल सर्कल से, देखो ये साबुन को अब शो कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी नॉन पोलर टेल हम अंदर की तरफ दिखाएंगे, देखो ऐसे करके। अब देखो इस टाइप से सराउंड कर लिया और इस टाइप से ये गंदगी को उठा ले गया। कौन बेटा? सोप। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटा बन गई, देखो जो कपड़ा आपका क्लीन हो गया ना बेटा, देखो ये बाहर तो देखो हम वाटर दिखा रहे हैं ऐसे स्टेप से, दैट इज द डायग्राम नंबर 3। सो नाउ दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज द माइसिली, दैट इज कॉल्ड एज द माइसिली। ये माइसिली बन गई। तो बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जब ये माइसिली बन सकती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, माइसिली विल ब्रेक, ये माइसिली नहीं बनेगी। सो द टेम्परेचर बिलो विच नो माइसिली विल
नो माइसिली फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये माइसिली बनती है। अगर आप टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज कर दें, कम कर दें, कम कर दें, कम कर दें, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि वहां तक तो माइसिली बन जाएगी। मान लीजिए आपने ठंडा पानी कर दिया, ओ ठंडा, ओ ठंडा, ओ ठंडा, फिर एक लिमिट आ जाएगी, उससे कम आपने टेम्परेचर कर दिया, नो माइसिली फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। मींस द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर उससे नीचे टेम्परेचर कर दिया तो माइसिली नहीं बनेगी, ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। सो द टेम्परेचर बिलो विच नो माइसिली फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, बड़े अच्छे से देखें बेटा, ये माइसिली फॉर्मेशन देखो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखो किस टाइप से बीच में, देखो ये ब्लैक ब्लैक तो बेटा डर्ट है बीच में, पहले सब बना हुआ देखो जो डायग्राम था उसको देखो मैं हटा देता हूं ताकि आपको माइसिली बनती हुई देखो ये मूवमेंट में हम शो कर पाए आपके सामने। अब दोबारा देखो बीच में बेटा ये डर्ट है, ये ब्लैक ब्लैक तो बेटा क्या है यहाँ पे, डर्ट। और ये पोलर नॉन पोलर हेड के साथ बेटा कौन है ये, दैट इज द सोप। अब दोबारा से देखिए, देखो मैंने क्लीन कर दिया अब यहाँ पे। अब आप बड़े ध्यान से देखना दोबारा से, देखो ये डर्ट है यहाँ पे, देखो दैट इज द डर्ट, ये डर्ट पार्टिकल है बेटा। डर्ट को चारों तरफ से किसने सराउंड कर दिया बेटा, सोप के द्वारा, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज कॉल्ड एज द माइसिली। अब दूसरे डायग्राम में देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो बन चुकी है, बीच में बेटा क्या है यहाँ पे देखो, दैट इज द डर्ट, और डर्ट को चारों तरफ से बेटा किसने सराउंड कर दिया, सोप ने। तो इस टाइप से माइसिली बन गई। तो अब आप समझ गए होगे बेटा माइसिली किसे कहते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बने उसे माइसिल्स कहते हैं। और माइसिल्स बनती है तभी वो कपड़ा साफ होता है, तभी वो गंदगी को उठा ले जाता है साबुन। और माइसिली कब तक बनेगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। उस टेम्परेचर से अगर आपने कम टेम्परेचर कर दिया तो माइसिल बनेगी नहीं, जो कपड़ा है उसको आप क्लीन नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अबाउट द क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट बेटा टेम्परेचर आ जाता है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन मीन्स चेंज, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाए, आपका ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, वो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर बोथ फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट। उस टेम्परेचर के थोड़े इधर चले गए तो एक फॉर्म है, उस टेम्परेचर से थोड़े ऊपर टेम्परेचर पे चले गए तो दूसरी फॉर्म है। तो मींस देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। फॉर एग्जांपल कार्बन, इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, जैसे फुलेरीन्स की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म, ऑल आर कार्बन। जैसे सल्फर है उसकी भी डिफरेंट फॉर्म होती है, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। फास्फोरस की भी डिफरेंट फॉर्म होती है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो मींस वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर दो फॉर्म को एग्जिस्ट टुगेदर, द टू फॉर्म्स को एग्जिस्ट टुगेदर, मींस वन फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी पहली में कन्वर्ट हो रही है, तो वो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म चेंजेस इनटू द अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आप देखें, हम यहाँ पे बात बता रहे हैं सल्फर के बारे में। देखो अल्फा और बीटा, देखो दो फॉर्म होती है सल्फर की, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। तो ये जो टेम्परेचर होता है 369 टेम्परेचर, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट इज द बेटा क्या है, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है, इट इज द बोथ ऑफ दीज एलोट्रोपिक फॉर्म आर स्टेबल एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मींस अगर आप अल्फा जो सल्फर है दैट इज स्टेबल बिलो 369, 369 से कम कर देंगे तो अल्फा फॉर्म ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो 369 से ज्यादा कर देंगे तो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 369 वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर दीज टू फॉर्म आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, सो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या, ट्रांजिशन टेम्परेचर। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद, यूटेक्टिक टेम्परेचर। यूटेक्टिक टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा, आपने देखा होगा ना, देखो हर चीज का अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर आप वाटर की बात करें बेटा, देखो वाटर की, तो देखो आपने क्या किया, वाटर वाटर को आपने क्या किया बेटा, लिक्विड फॉर्म में है। वाटर को आपने ले लिया बेटा सॉलिड फॉर्म के अंदर, और इनके बीच में बेटा एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो हाउ विल यू डिफाइन द टर्म फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, the solid and the कौन सी, liquid state, the temperature at which the solid and the liquid state coexist together, दोनों ही इकट्ठी एग्जिस्ट करती हो, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन वी हैव द प्योर वाटर। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर सोल्ट डाल दें, आपने मान लीजिए नमक डाल दिया या कोई और सब्सटेंस डाल दिया, तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, अगर आप कुछ ऐड कर देंगे वाटर में,
तो हम आपको एक बेसिक चीज बता देते हैं वाटर के बारे में। वो क्या है कि अगर आप 1 मोल, ध्यान से देखना बेटा, 1 मोल कोई सब्सटेंस बाहर से डाल देते हैं, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना बेटा, अगर वाटर के बारे में देखें तो दैट डिक्रीजेस बाय 1.6 डिग्री सेल्सियस, इतना डिक्रीज हो जाएगा। अगर 1 मोल आपने डाला, तो 1 मोल डाला तो बेटा -1.86 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही आपकी जो ये है ना बेटा, ये सॉलिड और लिक्विड वाटर, देखो ये H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज -1.86 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 मोल कोई बाहर से सब्सटेंस डाल दे, 1 मोल होना चाहिए वो, 1 मोल से ना कम ना 1 मोल से ज्यादा, सो दैट इज कॉल्ड एज द, आपका एक कांस्टेंट आता है जिसे आप कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर द वाटर। मींस कितना डालें, 1 मोल अगर आपने बाहर से सब्सटेंस डाल दिया, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, दैट वैल्यू इज फिक्स फॉर द वाटर। ऐसे देखो, बिकॉज हियर द सोलवेंट इज वाटर। ऐसे सोलवेंट तो बेटा अलग अलग होते हैं ना, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल ले ले, एसीटोन ले ले, कोई और ले ले, हर किसी सब्सटेंस का अपना अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर के केस में ही हम ये सारी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाटर के अंदर अगर हम 1 मोल बाहर से कोई इंप्यूरिटी डाल दे, 1 मोल, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बेटा 2 मोल्स डाल देंगे, 2 मोल बाहर से इंप्यूरिटी, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो 1.86 को, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 7 और 2 1 जा 2 और 3, तो ये हो गया -3.72 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ना बेटा वाटर का, वो कितना हो जाएगा बोलो, दैट इज द -3.72 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है इसका, आप अच्छे से समझें कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अगर हमारे पास देखो प्योर वाटर था, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो दोनों चीजें हैं। 0 डिग्री से थोड़ा कम कर देंगे तो प्योर सॉलिड, 0 से थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो लिक्विड। अगर हम थोड़ी इंप्यूरिटी डाल दें, इंप्यूरिटी बेटा कितनी, 1 मोल, तो क्या होगा बेटा, आपके -1.86 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है फ्रीजिंग पॉइंट। अब मींस -1.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, देखो -1.86 के ऊपर। अगर नहीं तो अगर प्योर वाटर होता, प्योर वाटर होता तो -1.86 मतलब 0 से कम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता बेटा, हमारे पास तो आइस ही आइस होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन अगर हम 1 मोल इंप्यूरिटी डाल दें, तो क्या -1.86 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस आइस है, नो, वी हैव बोथ दीज टू स्टेट, दैट इज द लिक्विड वाटर एंड द सॉलिड वाटर। तो मींस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया ना, मींस वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, वही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और आपने 2 मोल डाला, तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अब कितना है, -3.72 डिग्री सेल्सियस। मींस -3.72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर प्योर वाटर होता तो आइस ही आइस होनी चाहिए थी, -3.7 के ऊपर तो 0 से कम हो गया। लेकिन अगर आपने 2 मोल सब्सटेंस डाल दिया, 2 मोल इंप्यूरिटी, तो -3.72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपकी दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड भी और लिक्विड भी। क्लियर हो गया बेटा इतना। मींस जैसे जैसे आप इंप्यूरिटी ऐड करते चले जाते हैं, तो उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है, लेकिन इसकी भी बेटा एक लिमिट है। ऐसा तो नहीं कि आपने इंप्यूरिटी 1 मोल डाल दी, फिर 2 मोल डाल दी, ऐसे 3 मोल एंड सो ऑन, कोई ना कोई लिमिट तो आएगी ना। तो मीन्स ऐसे ही जो वाटर है, इसका कोई ना कोई तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, कि अगर हम अब एज्यूम कर लेते हैं, चलो मान लो 2 मोल तक आपने डाल दिया और ये वाटर का बेटा लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं, रियल बात नहीं है ये आपकी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि मान लो -3.72 डिग्री सेल्सियस आपका लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब अब आप उस वाटर के अंदर और कितनी भी इंप्यूरिटी बाहर से डाल दो, देखो वाटर की अमाउंट फिक्स रखनी है बेटा, ये आप कम ज्यादा मत कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ml वाटर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 ml वाटर था, उसी के अंदर हम बार बार डाल रहे हैं, ये नहीं कि वाटर की अमाउंट भी चेंज कर रहे हैं। उसी वाटर के अंदर 1 मोल डाला, उसी के अंदर फिर 1 मोल डाल दिया, ताकि 2 मोल हो गया। और मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट अब 3.72 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आप अगर इसमें और इंप्यूरिटी डालते हैं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इससे नीचे नहीं जा रहा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -3.72 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लेट एज्यूम इट, मान लो हमने एज्यूम कर लिया। सो दैट लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द यूटेक्टिक टेम्परेचर, इसे यूटेक्टिक टेम्परेचर कहा जाता है। तो हर लिक्विड का, हर सब्सटेंस का अपना एक लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जरूर होता है। जब आप एक सब्सटेंस ले लिया, उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जैसे वाटर का लोवेस्ट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट तो बेटा कितना है, इसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट तो है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का।
उसमें इम्प्यूरिटी डाल डाल के आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज 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 कर सकते हैं, और एक लिमिट पहुंच जाएगी कि दैट इज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट विच कैन बी अचीव्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, कि इससे लोवेस्ट हम कर ही नहीं सकते उसका फ्रीजिंग पॉइंट, इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ इवन मोर इम्प्यूरिटीज, उसे कम और नहीं कर सकते. सो दैट लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑफ दी सब्सटेंस is called as the eutectic temperature. So that is the definition of eutectic temperature. Clear हो गया बेटा? तो the lowest freezing point of any of these substance that is achieved by adding something impurity from the outside, that is called the eutectic temperature, and that eutectic temperature will be different for different substances. वो हर एक अलग अलग substance का जो eutectic temperature है बेटा वो अलग अलग ही होगा. क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ eutectic temperature. अब हम एक एग्जांपल लेंगे आपके सामने, आपके सिलेबस में भी आएगा आगे जाके. देखो इसको हम क्लियर कर देते हैं. उसके बाद अगर हमारे पास देखो दो हम सॉलिड लेते हैं, एक सॉलिड तो बेटा हमने ले लिया लेड और दूसरा हमने ले लिया सिल्वर. लेड सिल्वर सिस्टम आपके सिलेबस के अंदर होता है. तो जो लेड सिल्वर सिस्टम को अगर हम एग्जांपल ले लें और उसका अगर हम यूटेक्टिक टेम्परेचर देखें तो देखो बेटा वो क्या हो सकता है. देखो ये आ गया डायग्राम. हमने ये देखा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है किस चीज का बेटा, आपके सॉलिड. देखो इधर एक साइड में तो बेटा हमने क्या लिया, देखो ये सॉलिड लेड और सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर लेड. दूसरी साइड में बेटा हमने देखो यहाँ पे 100% देखो सिल्वर है, तो सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 961 है, 961 डिग्री सेल्सियस. अगर प्योर सिल्वर होता तो हमने क्या किया, अभी जैसे आपको समझाया कि हमने सिल्वर के अंदर लेड डालना शुरू कर दिया. तो देखो जैसे ही हमने लेड डाला तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या हो गया, देखो हो गया ना बेटा डिक्रीज. हमने और डाला इसमें, लेड डाला, देखो और लेड डाला, यहाँ पे 100% सिल्वर है, और लेड डाला लेड डाला लेड डाला, देखो ये वो पॉइंट आ गया बेटा. देखो ये पॉइंट, यहां तक आप लेड डाल दोगे ना बेटा इसके अंदर सिल्वर के अंदर, तो ये वो टेम्परेचर आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया. जो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सिल्वर का बेटा कितना था 961 डिग्री सेल्सियस, वो घट घट के डिक्रीज हो के 303 डिग्री सेल्सियस हो गया. सो दैट इज द यूटेक्टिक टेम्परेचर, दैट इज द यूटेक्टिक टेम्परेचर. आप और कितना भी अब इसमें डाल दो बेटा लेड बाहर से, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, इससे कम नहीं होने वाला. सो द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सिल्वर इज, बोलो क्या, 303 डिग्री सेल्सियस. इसे रिवर्स कर लो, प्योर जो लेड होता है ना बेटा वो ले लिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना है 327 डिग्री सेल्सियस, प्योर लेड का बेटा. अब इस लेड के अंदर आपने देखो 100% लेड है, आपने इसमें डालना शुरू कर दिया बेटा सिल्वर, और डाला और डाला और डाला और डाला, डालते डालते फिर वही टेम्परेचर आ गया बेटा 303. मतलब आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्योर सिल्वर लेके स्टार्ट कर दो, देखो इस एंड से टेम्परेचर 961 होगा, उसमें आप क्या करो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करें, मेल्टिंग पॉइंट मेजर करें. उसके बाद आप उसमें सिल्वर में लेड डालते चले जाओ. एक पॉइंट आएगा कि अब आप उसमें कितना ही लेड डाल दो, जो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मिला, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मिला, वो 303 है. अगर आप चलें दूसरी डायरेक्शन में कि 100% लेड था जिसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसमें सिल्वर ऐड करना शुरू कर दिया, तो वो जो कंपोजिशन है बेटा देखो वो ये है 97.5% लेड और 2.5% सिल्वर. ये वो कंपोजिशन है जो आपकी बनती है यूटेक्टिक कंपोजिशन, यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं. ये वो मिक्सचर है जो हमें मिल गया यहाँ पे, और इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बेटा, यूटेक्टिक टेम्परेचर. द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द यूटेक्टिक टेम्परेचर. क्लियर हो गया बेटा. तो लेड सिल्वर सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी हमने एग्जांपल लेके आपको बता दिया, एंड दैट डाटा जो आपके सामने था लेड सिल्वर सिस्टम का, दैट इज द रियल डाटा. पीछे वाटर के केस में हमने वैसे आपको समझाया था. क्लियर हो गया बेटा. तो आप नीचे देखें, this temperature, this particular point lies at देखो 303 which is the lower than the melting point of the silver and the lead. जो सिल्वर है उसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा कितना था आपने देखा 961, लेड का बेटा आपने कितना देखा 327 डिग्री सेल्सियस, उससे कम ही होगा बेटा 303 है. सो द कंपोजिशन कितनी थी 2.5 या 6% आपकी सिल्वर थी, 97.4 या 5% आपका लेड था. सो दैट पर्टिकुलर ये जो पॉइंट सी आ गया या ओ कह दें आप, देखो मैं यहाँ पे ओ पॉइंट लिख देता हूं. सो दैट पॉइंट ओ, देखो पॉइंट ओ इज द यूटेक्टिक पॉइंट, that is the eutectic temperature, that is the lowest temperature at which the liquid melts can exist. So that is the lowest freezing point, that is called as the eutectic temperature. नेक्स्ट एक दो डेफिनेशन और है बेटा, दैट इज द क्यूरी टेम्परेचर. इसके बारे में बेटा बड़े ध्यान से देखना. आपका एक सब्सटेंस है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल निकिल के बारे में बताएं. जो निकिल होता है ना बेटा, जब वो ठंडा होता है और मैग्नेटिक फील्ड उसके पास ले आए, देखो मैं एक बेसिक चीज आपको बता रहा हूं.
फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास ये चुंबक है, मैग्नेट है, आपने एक वायर के ऊपर देखो यहाँ पे बेटा आपने एक निकिल का सब्सटेंस यहाँ पे बांध दिया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से देखो निकल रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखो ऐसे, तो जिसकी वजह से ये जो निकिल था, निकिल का जो पीस था, इट गेट मैग्नेटाइज्ड। निकिल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 निकिल के जो पार्टिकल होते हैं, वो उन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, उन्होंने अपने आप को, देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना बेटा, उन्होंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखो ऐसे आ रही है तो इसके पैरेलल रीअरेंज कर लिया ऐसे। देखो दीज आर दी निकिल पार्टिकल्स। अगर हम देखो इसको बड़ा करके दिखा दूं मैं इसी स्क्रीन के अंदर, देखो इसी निकिल पार्टिकल को, तो इसके अंदर देखो छोटे छोटे निकिल के जो पार्टिकल्स थे, दे रीअरेंज देमसेल्फ, देखो इस टाइप से पैरेलल फॉर्म में। पैरेलल कैसे? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की फॉर्म में, देखो ऐसे। दीज आर दी स्मॉल डोमेन, स्मॉल निकिल एटम या निकिल पार्टिकल्स आप कह सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखो यहां से निकली, दीज आर दी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेट है बेटा, एम्स का मतलब मैग्नेट है, तो रीअरेंज कर लिया। अब क्या हुआ, ये जो निकिल था ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि नाउ इट गेट मैग्नेटाइज्ड। तो अगर हमने इसको कहीं पे हैंग कर रखा है निकिल को, और हम इस निकिल को इस मैग्नेट के एरिया में ले आए, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट कि द निकिल एटम, द निकिल सब्सटेंस, जो छोटा सा ये हमने पीस ले लिया निकिल का, इट गेट मैग्नेटाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ द नियर बाय मैग्नेट, इट गेट मैग्नेटाइज्ड एंड नाउ इट गेट बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, और ये मैग्नेट की तरफ चला जाएगा। देखो इस टाइप से, दूसरा डायग्राम मैं दिखाता हूं, देखो इस टाइप से। ये मैग्नेट बेटा देखो इधर था ये पीस, और यहाँ पे देखो ये मैग्नेट रखा था। अब ये पीस देखो इधर आ गया बेटा, अट्रैक्ट हो गया। बोलो कैसे हुआ? फिर बता रहा हूं। हमारे पास एक निकिल का सब्सटेंस था, निकिल का पीस था। उस निकिल के पीस के अंदर ये जो निकिल के एटम थे वो रफली ओरिएंटेड थे पहले, रफली। रफली मींस जो निकिल के पार्टिकल्स थे, कोई ऐसे था ओरिएंट, कोई ऐसे था ओरिएंट, कोई कैसे था ओरिएंट, देखो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे। जब हमने मैग्नेट रखा, दे गेट ओरिएंटेड इन ए पार्टिकुलर वे, और जिसकी वजह से द निकिल एटम गेट मैग्नेटाइज्ड, निकिल का जो पीस था मैग्नेटाइज्ड हो गया, और मैग्नेटाइज्ड होने की वजह से नाउ इट बीन अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा वो क्या हो गया बेटा? अट्रैक्ट हो गया। अब हमने देखो क्या काम किया, बड़े ध्यान से देखना। हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे बेटा बर्नर लगा दिया हमने, ध्यान से देखना, हमने क्या लगा दिया बेटा? बर्नर। बर्नर का मतलब हमने हीट करना शुरू कर दिया। हीट करना शुरू किया तो क्या हुआ, जो ये निकिल का पार्टिकल था बेटा, जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था मैग्नेट की तरफ, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो निकिल के पार्टिकल थे वो पैरेलली अरेंज हो गए थे। यहाँ पे देखो पैरेलली अरेंज। जैसे ही हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग, आपके जो निकिल के पार्टिकल थे वो पैरेलली अरेंज नहीं रहे, वो ऐसे हो गए बेटा, रैंडमली अरेंज हो गए। दोबारा से देखो ऐसे, ये रैंडमली अरेंज हो गए। तो ये जो पार्टिकल था, ये देखो जो ये हैंग कर रखा था, ये जो पार्टिकल देखो यहाँ पे था, जैसे हमने हीट किया, आप दोबारा देखना, ये दोबारा से दूर चला गया, देखो ऐसे। और मैग्नेट तो वहीं पे रखा है, देखो मैग्नेट वहीं पे रखा है, लेकिन ये आपका निकिल का पार्टिकल दूर चला गया। क्यों चला गया बेटा दूर? क्योंकि हमने क्या किया बेटा, नीचे से इसको देखो यहाँ पे हमने हीट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे बर्नर रख दिया, बर्नर रखा तो ये हीट हो गया, निकिल का सब्सटेंस, निकिल का पीस हीट होते ही साथ ये अरेंजमेंट हो गई, निकिल के एटम रेंडमली अरेंज हो गए, तो मींस वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। निकिल का जो सब्सटेंस था बेटा क्या हो गया, निकिल का पीस डीमैग्नेटाइज हो गया ऑन हीटिंग, तो वो फिर दूर चला गया। दूर चला गया इधर जाते ही। अब तो देखो बर्नर तो बेटा यहीं पे रखा है, देखो यहाँ पे रखा है बर्नर, तो दूर जाने के बाद वो दोबारा से ठंडा इन्वायरमेंट हो गया। ठंडा इन्वायरमेंट होने से मैग्नेट तो यहीं पर है, तो ये जो इसके अंदर पार्टिकल थे वो दोबारा से इस फॉर्म में आ गए, दोबारा से पैरेलली अरेंज हो गए। तो ये दोबारा से ये जो ये सिचुएशन 1 कह दें, ये सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 दोबारा 1 में कन्वर्ट हो गई ठंडा होने के बाद। जैसे ये ठंडा हुआ यहाँ पे बेटा, ये कूल हो गया दोबारा से, फिर ये दोबारा अट्रैक्टेड हो गया। अट्रैक्टेड हुआ, उधर होते ही साथ नीचे फिर बर्नर है बेटा, उसने फिर हीटिंग कर, बर्नर को नहीं हटाया, बर्नर हम वहीं पे रखेंगे। तो ये पीस दोबारा वहां पे आया, कुछ देर अट्रैक्टेड रहा, फिर दोबारा देखो पीछे चला गया, देखो इधर। तो ये सिचुएशन 1 और 2 आपस में इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। मतलब जो ये निकिल का पीस था बेटा, कुछ देर अट्रैक्टेड होता है, और नीचे से बर्नर क्योंकि हमने वहीं पे पुट कर दिया, वो दोबारा फिर दूर चला गया, दोबारा जाते ही ठंडा हुआ, फिर आ गया, एंड सो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है। तो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट इधर से उधर हो रही है, तो ये कैसे हो रही है, किस टाइप से हो रही है? तो क्या कर दिया हमने, बर्नर रखने से हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो देखो अब क्या है, द टेम्परेचर बिलो विच, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर देखो यहाँ पे तो हमने हीट कर दिया, इंक्रीज कर दिया,
तो वो टेम्परेचर है इंक्रीज्ड। अगर हम टेम्परेचर इससे कम कर दें, कम करते दोबारा मैग्नेटाइज्ड हो गया। मींस द टेम्परेचर बिलो विच द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव लाइक द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक ऐसा टेम्परेचर, अगर हम उस टेम्परेचर से कम कर देते हैं, कम मीन्स हम हीटिंग को बंद कर देते हैं, मीन्स ये निकिल का सब्सटेंस अपने आप दूर चला गया, अपने आप कूल मीडियम में चला गया। तो मीन्स ये वो टेम्परेचर है जब आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो फेरोमैग्नेटिक बन गया। फेरोमैग्नेटिक बनते ही दोबारा अट्रैक्टेड हो गया, देखो मैग्नेट की तरफ। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। बोलो क्यूरी टेम्परेचर कौन सा होता है? द टेम्परेचर एट विच द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड, अगेन मैग्नेटाइज्ड and become ferromagnetic, and that is called as the Curie temperature. What is the Curie temperature, beta bolo? The temperature at which the paramagnetic substance like the nickel piece, it get magnetized, it now become ferromagnetic, it now become attracted towards the magnet. So that temperature is called as the Curie temperature. If you increase the temperature, if you will slightly increase the temperature, एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के ऊपर तो वो फेरोमैग्नेटिक हो गया, लेकिन अब टेम्परेचर इससे थोड़ा ज्यादा कर देंगे। थोड़ा ज्यादा हमने कैसे करके दिखाया? देखो यहाँ पे नीचे बर्नर लगा के, देखो नीचे हमने बेटा क्या लगाया, यहाँ पे बर्नर लगा के। जैसे बर्नर लगाया, टेम्परेचर जो क्यूरी टेम्परेचर उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा होते ही साथ अब वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रहा, तो फिर वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, दोबारा से दूर चला गया। तो ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं बेटा क्यूरी टेम्परेचर। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंट से दिखाएंगे आपको। देखो ये तो ग्राफ हो जाएगा, देखो यहाँ पे। अब देखो ये डायग्राम दिखाते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो अट्रैक्टेड है, बड़े ध्यान से देखना। ये निकिल मेटल, ये अट्रैक्टेड था। देखो ये मैग्नेट रखा है बेटा यहाँ पे, ये मैग्नेट है, दैट इज द मैग्नेट, दैट इज द मैग्नेट। देखो ये मैग्नेट है यहाँ पे, ध्यान देना। और ये जो सब्सटेंस है ना बेटा, देखो ये देखो हाथ से रखा है, दैट इज द निकिल। ये निकिल का है बेटा, निकिल का, ये निकिल का है, ये निकिल का है यहाँ पे। तो अब देखो क्या हुआ, वो दूर क्यों चला गया बेटा दोबारा से? क्योंकि हमने हीट कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब देखो नीचे बंद है बेटा, कोई भी हमने हीटिंग नहीं कर रखी ना बेटा, अट्रैक्टेड है। तो दैट इज द क्यूरी टेम्परेचर, जिसके ऊपर वो अट्रैक्टेड हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया। जैसे हमने हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, नाउ इट गेट डीमैग्नेटाइज्ड। निकिल का जो सब्सटेंस था वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। क्या हो गया बेटा? डीमैग्नेटाइज। आप ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, आप कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर इसको। हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो डीमैग्नेटाइज हो गया निकिल, फिर दूर चला गया। अब दोबारा से देखना, देखो अब नीचे बर्नर हमने ऑन नहीं कर रखा, नाउ इट गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड हो चुका है। जैसे हमने हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो डोमेन थे वो पैरेलल नहीं रहे, सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो गया, निकिल के एटम रैंडमली ओरिएंट हो गए, इसलिए वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। सो नाउ दैट इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज द क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर बिलो विच, टेम्परेचर से कम करेंगे, द सब्सटेंस रिमेन इन द मैग्नेटाइज्ड फॉर्म, मींस द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट नाउ बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्टेड रहेगा। अगर टेम्परेचर आपने उससे थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया, तो जो सब्सटेंस है वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, वो मैग्नेट से दूर हो जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर को आप कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं बेटा उसे आप? क्यूरी टेम्परेचर। अब देखो जो पहले हमने डायग्राम बनाए थे, उनको देखो मैं यहां से क्लीन करता हूं, ग्राफ के थ्रू आपको इस चीज को समझाते हैं। अब ग्राफ में देखे बेटा, यहाँ पे ग्राफ में बेटा क्या दिख रहा है? यहाँ पे नीचे एक एक्सिस के ऊपर हमने क्या ले लिया, देखो टेम्परेचर। यहाँ पे हमने क्या लिख रखा बेटा? क्यूरी टेम्परेचर। तो ये वो टेम्परेचर है बेटा, देखो ये वो पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर, देखो ये टेम्परेचर है, देखो ये पार्टिकुलर टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर इससे कम कर दिया ना बेटा, देखो थोड़ा कम इस डायरेक्शन में, देखो इधर इधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इट बिकम्स फेरोमैग्नेटिक। देखो ग्राफ दिख रहा है ना बेटा, लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, देखो ग्रीन लाइन किधर जा रही है? लेफ्ट में। देखो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे स्लांटिंग है, ये ऐसे मैग्नेटाइज्ड हो गया। अगर आपने टेम्परेचर इससे थोड़ा सा भी देखो इधर ज्यादा कर दिया, तो फिर ये जो सब्सटेंस है क्या वो फेरोमैग्नेटिक रहेगा? नो, वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा। ग्राफ देखो नीचे की तरफ आ गया बेटा, नीचे की तरफ आ गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो गई यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। तो अभी ये जो सब्सटेंस अगर आपने टेम्परेचर देखो इससे कम कर दिया, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो इंक्रीज हो गई है। अगर आपने टेम्परेचर इस क्यूरी टेम्परेचर से देखो ज्यादा कर दिया, तो देखो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो कम हो गई। देखो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की पावर है। तो इससे टेम्परेचर आपने ज्यादा किया,
तो देखो ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, मींस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटा क्या हो गई, कम हो गई। तो वही हम इस डायग्राम के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझा रहे थे। सो दैट इज अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर। एक टेम्परेचर और है बेटा, उसे कहते हैं नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर बिलो विच द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस behaves like the anti-ferromagnetic substance, means there occurs a sudden decrease in the magnetic susceptibility। देखो ध्यान से देखो, ये है नील टेम्परेचर बेटा, ध्यान से समझना। तो मीन्स ये वो पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा है उस सब्सटेंस की। अगर आपने टेम्परेचर उससे ज्यादा कर दिया, देखो ज्यादा, तो भी देखो देखो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज। टेम्परेचर उसे कम कर दिया तो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज, मीन्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स वो पार्टिकुलर टेम्परेचर कि उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दिया तो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया तो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज, मींस वो पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उस सब्सटेंस की सबसे ज्यादा है, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं नील टेम्परेचर। क्लियर हो गया बेटा? तो द टेम्परेचर एट विच द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज मैक्सिमम, below and above the magnetic susceptibility will decrease, so that particular temperature is called as the Neal temperature। उसे आप नील टेम्परेचर कहते हैं बेटा। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बेसिक जो वेरिएबल थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसके बारे में डिस्कस किया, और साथ के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो टर्म्स आती हैं रिलेटेड टू द टेम्परेचर, उनको भी हमने डिस्कस किया। तो ये बेटा हमने डोमेन्स दिखा रखे, देखो इस डायग्राम में जो हम कहते थे ना कि ये डोमेन है, मींस डोमेन्स मींस एटम को हमने शो कर रखा है ऐसे, जैसे निकिल के एटम, मींस वो एक दूसरे के देखो पैरेलली अरेंज है, या रैंडमली देखो हो रहा है ना, कभी रैंडम हो जाते हैं, कभी पैरेलल हो जाते हैं, कभी रैंडम हो जाते हैं, कभी पैरेलल। तो ये हमने डायग्राम दिखा रखा है किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब वो देखो पैरेलल हो गए, फिर एकदम रैंडम हो गए, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हमने शो कर रखा है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट दीज थ्री डिफरेंट वेरिएबल, दैट इज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। थैंक यू।